तो बचा पार्टी, आप सबको नमस्कार। प्रोफेसर संजीव भानावत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर संजीव भानावत रिटायर्ड प्रोफेसर फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन. He has served there for 35 years and he handled the department single-handedly, controlled the department. There was no other faculty member was there. So Professor Banawat is popularly known as one-man army in University of Rajasthan, whether it is teaching, research or organizing conference, seminar, etc. Sir has written 24 of books and more than 150 research papers and popular articles in 300. 300. Sorry, sir. 300. 3 dozen of books and 300, more than 300 articles and other literary work done by sir. 2-3 बार नेशनल अवार्ड है सर को. और एक कम्युनिकेशन टुडे, देयर इज ए मैगजीन ऑफ मीडिया इंडस्ट्री, मीडिया एकेडमिक जर्नल नोन एज कम्युनिकेशन टुडे, बड़ी पॉपुलर जर्नल है सर. उसके एडिटर इन चीफ हैं और जो मटेरियल डेवलप किया है एमजेएमसी कोर्सेज वगैरह के लिए, उसमें कुछ चैप्टर्स मुझे लिखने का सौभाग्य मिला है. और आपको खुशी होगी on the retirement eve of Professor Banawat, the former students and alumni of their department, they have published a memoir book on Professor Sanjeev Banawat. उसमें बहुत सारे आर्टिकल चैप्टर्स आर देयर कि और ऐसा बहुत कम होता है कि किसी टीचर को उसके स्कॉलर्स और विद्यार्थी इस तरह से याद करे कि वो टीचर आप कभी देखिएगा उसको. और कभी mass communication department, University of Rajasthan, if you happen there, then you will find what actually a teacher has done during 3 decades of service in University of Rajasthan. और बेसिकली अपने इधर उदयपुर साइड के ही हैं. सर का वास्ता ज्यादा पड़ता है इधर से. कानोड़ है सर आपका नेटिव प्लेस? हाँ बिल्कुल, मेरा जन्म स्थान उदयपुर ये मेरा. हाँ, और अभी इनसे टाइम लेना बहुत बड़ी मुश्किल की बात है, बहुत बिजी रहते हैं सर. There are so many activities still they are engaged sir. तो बहुत सारे काम सर उनमें लगे रहते हैं, करते रहते हैं. और एक बात और भी है कि एमजेएमसी में मेरे टीचर रहे हैं, तो मेरा सौभाग्य है कि आई हैव बीन द स्टूडेंट ऑफ प्रोफेसर संजीव बानावत. और आज आपको मीडिया एंड सोशल रिसर्च, व्हाट आर द रिलेशंस बिटवीन दीज टू थीम्स और डोमेन, इस पे आपके साथ चर्चा करेंगे सर. सर ऑन बिहाफ ऑफ द रूरल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी एंड कोर्स ऑर्गेनाइजिंग टीम एंड ऑल द स्कॉलर्स, वी वेलकम यू सर. और अब अगला 1-1.5 घंटा आपके बीच है ये मंच. सर वेलकम अगेन सर. धन्यवाद कटारिया जी. आपके सानिध्य में, आपके साथ जब जब भी मंच शेयर करने का अवसर मिला है, उसकी अपनी एक सुखद प्रतीति रही है. और जैसा इन विद्यार्थियों को मेरा परिचय देते हुए कटारिया जी ने बताया कि एक बहुत लंबी पारी हमारी साथ में रही है. और कटारिया जी की पूरी जीवन यात्रा, मैं यूँ कहूँ कि अध्यापन में आने से पहले जो चिकित्सा व्यवसाय के क्षेत्र में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी, तब से लेकर के प्रोफेसर बनने की उस पूरी यात्रा का मैं साक्षी रहा हूँ. 80 के दशक में जब आप पत्रकारिता के विद्यार्थी थे, उन्होंने किस तरह से अपनी कलम को परिपक्व किया, लिखना शुरू किया. उस पूरी यात्रा को शिक्षक के रूप में किसी भी अध्यापक के लिए गर्व की अनुभूति है कि उनके विद्यार्थियों ने आज राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई. तो इस दृष्टि से जब जब भी मुझे एक मौका मिला, कटारिया जी का फोन आया कि भाई आज इस मंच पर बात करनी है, तो मैं उस लोभ का समरण नहीं कर सका और हमेशा तत्पर रहा उनके उस निमंत्रण पर अपना जो कुछ अनुभव मेरा अपने क्षेत्र में है वो अपने विद्यार्थियों से, अपने मित्रों से शेयर करने. और जहाँ तक उदयपुर विश्वविद्यालय की बात है, जैसा उन्होंने बताया, हम स्वयं मेवाड़ के रहने वाले. उदयपुर मेरी जन्मस्थली, कर्मस्थली भले ही जयपुर रही हो, लेकिन परिवार का एक बहुत पुराना संबंध इस क्षेत्र के साथ रहा है. तो यहाँ अक्सर आना जाना रहता है. विश्वविद्यालय में बरसों से मेरा जुड़ाव रहा है. अनेक जो अकादमिक गतिविधियाँ रही हैं, उनसे भी समय समय पर जुड़ना मेरा रहा है. आज जो कटारिया जी ने मुझे विषय दिया है आप सभी मित्रों से बात करने का, ये बड़ा अच्छा संयोग है कि अपने इस पाठ्यक्रम में विविध विषयों के विद्यार्थी हैं
और पत्रकारिता के शिक्षक के रूप में मेरे लिए ये एक अतिरिक्त लाभ रहा है कि हमारे विद्यार्थी हैं वो विभिन्न डिसिप्लिन के रहे, क्योंकि मास्टर्स डिग्री हमारे यहाँ कोर्स चलता था, तो ग्रेजुएशन में चाहे वो साइंस का विद्यार्थी है, चाहे कॉमर्स का विद्यार्थी है, चाहे आर्ट्स के डिफरेंट सब्जेक्ट का विद्यार्थी है, इंजीनियरिंग का विद्यार्थी है, इवन कई बार आर्मी बैकग्राउंड के विद्यार्थी भी हमारे यहाँ आए। तो उस अध्यापन के दौरान लगभग 3.5 दशक का जो मेरा करियर रहा, उसमें मैंने बहुत सारे विद्यार्थियों से जो अलग अलग विधाओं के थे उनसे भी मुझे सीखने का बहुत मौका मिला। तो आज जो मुझे बात करने का आपने विषय दिया है वो, चूंकि आप विभिन्न विषयों के हैं, तो और मीडिया, मेरे ख्याल हम सभी उपभोक्ता मीडिया के किसी न किसी रूप में है। सुबह उठने से लेकर के रात को जब हम सोते हैं तब तक मीडिया के किसी न किसी माध्यम से, ये जो मोबाइल हमारे हाथ में है, इस मोबाइल में लगातार हमारी उंगलियां चलती रहती हैं, और अखबार भी छापे खाने से निकल करके मोबाइल में आ गए, रेडियो और टीवी भी इस मोबाइल में आ गए, तो सारी चीजें मोबाइल में समा गई हैं। तो हम रात दिन 24 घंटे किसी न किसी रूप से मीडिया के संपर्क और संवाद में रहते हैं। और इस कोरोना ने तो मीडिया कंजम्पशन और अधिक बढ़ा दिया, क्योंकि जब जब लॉकडाउन रहा हमारी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को सीमित कर दिया गया, कारण चाहे कुछ भी रहे हों, तो ऐसी स्थिति में घर बैठ करके, चाहे वो न्यूज मीडिया है, चाहे एंटरटेन मीडिया है, चाहे हमको जानकारी प्राप्त करना है, अलग अलग स्रोतों के कारण, अलग अलग संदर्भों, आवश्यकताओं के कारण हमारी मीडिया की रीच जो है वो बढ़ती चली गई। तो ऐसी स्थिति में मैं जो आपसे बात करूंगा वो यही करूंगा कि जब हम, क्योंकि आपका कोर्स वर्क चल रहा है, इसके बाद आप अपने अपने विषयों के जो भी आपके शोध निर्देशक हैं उनके साथ आप संवाद करेंगे, और कहीं आपको अपने विषय को तलाश करने के लिए आगे बढ़ना होगा कि हम किन विषयों पर शोध करें। क्योंकि मीडिया एक ऐसा विषय है जिसमें सभी विद्यार्थियों की, सभी नागरिकों की रुचि रही है। तो जिन विद्यार्थियों की रुचि मीडिया में है वो कहीं मीडिया के संदर्भ में अपने कुछ विषय जो हैं उनके बारे में चिंतन कर सकते हैं। मीडिया, आप जिस विषय में भी काम करना चाहते हैं, कैसे आपके लिए सहयोगी हो सकता है, मैं कुछ इन विषयों पर आपसे बातचीत करने का प्रयास करूंगा। जो कुछ मेरा अनुभव है उस आधार पर आपसे संवाद करूंगा, फिर आपके मन में कुछ जिज्ञासाएं हैं, उत्सुकताएं हैं, उसको लेकर के अपन इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। तो जैसा मैंने प्रारंभ में कहा कि मीडिया की अपनी एक बहुत लंबी यात्रा है। भारतीय संदर्भों में लगभग हमें 250 साल हो गए औपचारिक रूप से मीडिया की शुरुआत हुई, और जहां तक मीडिया शिक्षा की बात है तो लगभग 1 सदी की यात्रा हमने पूरी कर ली है। गत वर्ष 2020 में देश में मीडिया शिक्षा के 100 वर्ष पूरे हो गए, और ये 101वां वर्ष है। और जिस जर्नल की बात अभी कटेरा जी कर रहे थे, कम्युनिकेशन टुडे की, तो 25वें उसको साल हो गए मेरे, और 25वें वर्ष में मैंने एक विशेष अंक का प्रकाशन किया है जिसमें पूरे देश में, हर स्टेट में मीडिया शिक्षा की क्या स्थिति है उसकी पूरी ऐतिहासिक विकास क्रम का मैंने करीब करीब मेरे साथ 49 ऑथर्स जुड़े हैं, जिनसे मैंने हर राज्य की मीडिया शिक्षा पर आर्टिकल लिखवाए, और उस अंक को मैंने संपादित किया। लगभग 350 प्रश्नों का, तो पूरे देश की मीडिया शिक्षा का वो एक तरह से अवलोकन करता है, मूल्यांकन करता है। उसके पहले 1912 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पहली बार पुलित्जर, आपने शायद नाम सुना हो, अमेरिकन जर्नलिज्म का सबसे जो प्रतिष्ठित पुरस्कार है वो है पुलित्जर पुरस्कार। तो पुलित्जर पुरस्कार जिस व्यक्ति के नाम से दिया जाता है, जोसेफ पुलित्जर, उन्होंने अमेरिका में पत्रकारिता की औपचारिक शुरुआत कराई थी, पत्रकारिता शिक्षा की। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उन्होंने उस समय $2 मिलियन का प्रस्ताव रखा था। तत्कालीन जो प्रेसिडेंट थे कोलंबिया यूनिवर्सिटी के, उनके सामने। दुर्भाग्य से उनके जीवन काल में कोर्स शुरू नहीं हो पाया, लेकिन उनकी डेथ के बाद भी वहाँ पर वो स्कूल, कोलंबिया ग्रेजुएट स्कूल ऑफ जर्नलिज्म शुरू किया गया। सौभाग्य से मुझे अवसर मिला उस विश्वविद्यालय में जाने का, और जिस समय मैं गया था 2007 में, ये भी एक बहुत अच्छा एक संयोग था कि उस समय जो उस विभाग के हेड थे वो एक हिंदुस्तानी थे, मिस्टर श्रीनिवासन, जो वहाँ पर उस विभाग को हेड कर रहे थे। तो उनके साथ मुझे 2 ढाई 3 घंटे रहने का मौका मिला, और उस विभाग की मैंने गतिविधियों को देखा। तो एक तरह से औपचारिक शुरुआत अमेरिका में उस कोलंबिया जर्नलिज्म स्कूल के माध्यम से हो गई थी। उसके बाद चेन्नई, मद्रास में, पुराना जो उसका नाम है, अदियार यूनिवर्सिटी में एनी बेसेंट जर्नलिज्म का कोर्स शुरू किया था। उसके बाद तो देश के लगभग हर विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम शुरू हुआ। तो जिस तरह से पाठ्यक्रम शुरू हुआ और मीडिया की लोकप्रियता बढ़ती गई, उसी तरह से मीडिया
हमारे देश के विभिन्न जो पाठ्यक्रम है, विषय हैं, उनके साथ भी किसी न किसी रूप से जुड़ता चला गया। बहुत सारे विषय हैं जहां मीडिया के अलग अलग पक्षों पर बातचीत की जाती है, विद्यार्थियों को ट्रेनिंग दी जाती है। बल्कि अब तो एनसीईआरटी ने स्कूल लेवल पर भी मीडिया की पढ़ाई शुरू करा दी है, जिसकी बात मैं थोड़ी बाद में करूंगा, जिसको हम मीडिया लिटरेसी की बात करते हैं, जो रिसर्च का एक बहुत बड़ा एरिया हो सकता है, उसकी बात थोड़ा बाद में करूंगा। लेकिन अभी प्रारंभिक रूप में मैं बात करूंगा कि स्कूल लेवल से भी एक तरह से ये पाठ्यक्रम शुरू हो गए हैं। और फिर जो हमारे डिफरेंट कोर्सेज हैं, जिसमें मैं आपसे बात करूं, जैसे मान लीजिए लिटरेचर की हम बात करें, हिंदी और अंग्रेजी, इसमें हमारे यहाँ हिंदी में तो मेरे ख्याल आपकी यूनिवर्सिटी में भी प्रयोजन मूलक हिंदी और उस रूप में हिंदी को हिंदी के पाठ्यक्रमों के साथ पत्रकारिता को जोड़ा गया, जोधपुर में जोड़ा गया। हमारे यहाँ हिंदी में जो एमए है, स्पेशल पेपर के रूप में पत्रकारिता की पढ़ाई हो रही है। तो देश के अनेक विश्वविद्यालयों में लिटरेचर के साथ और साहित्य में बहुत सारे हमारे मित्रों ने पीएचडी भी की। इवन मैंने खुद ने, क्योंकि जिस समय हम लोग पीएचडी कर रहे थे तो पत्रकारिता मास्टर्स डिग्री देश में कहीं नहीं थी, डिप्लोमा कोर्सेज थे। तो हमारे भी पीएचडी जो है, या जो उस समय के सीनियर लोग हैं जो आज वाइस चांसलर के रूप में काम कर रहे हैं, प्रोफेसर कोठियाला जो माखनलाल के वाइस चांसलर रहे, वो मूलतः एंथ्रोपोलॉजी के व्यक्ति है। जीएस यादव जो आईआईएम से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन के डायरेक्टर रहे, वो एंथ्रोपोलॉजी से हैं। तो उस समय के जो पुराने लोग हैं वो सब डिफरेंट डिसिप्लिन के हैं और उन्होंने अपने उन डिसिप्लिन में रिसर्च किया और पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। तो लिटरेचर में मीडिया के कंपोनेंट को जोड़ा गया। इसी तरह से पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कटारिया जी ने स्वयं ने मीडिया से जुड़े हुए कुछ विषयों पर, जैसे आरटीआई और इस तरह के विषय हैं, उन पर पुस्तक लेखन का काम किया है। तो पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक ओपिनियन में मीडिया की क्या भूमिका हो सकती है, और इससे जुड़े हुए बहुत सारे विषयों पर शोध कार्य हो रहा है और बाकायदा पढ़ाया जा रहा है। हमारे विश्वविद्यालय में पब्लिक एड डिपार्टमेंट के साथ एक स्पेशल पेपर है पब्लिक रिलेशंस का। इसके अलावा जो होम साइंस का डिसिप्लिन है, उसमें भी जो विशेषकर एक्सटेंशन एजुकेशन की जो ब्रांच है, उसमें मीडिया डेवलपमेंट या इससे मिलते जुलते नामों से मुझे संयोग से देश के कुछ प्रमुख होम साइंस की जो कॉलेजेस हैं वहां भी जाने का मौका मिला, अकादमिक आयोजनों के सिलसिले में, पीएचडी वाइवा के सिलसिले में। रिसेंटली मैं गया था, जैसे बड़ौदा जो होम साइंस कॉलेज है, वहाँ की एमएस यूनिवर्सिटी बड़ौदा की, बहुत पॉपुलर, बहुत पुरानी वहाँ की एक तरह से फैकल्टी है, वहाँ भी मुझे 2-3 बार जाने का मौका मिला। तो इन जो होम साइंस का डिसिप्लिन है, वहाँ भी मीडिया की काफी पढ़ाई हो रही है। और संयोग से राजस्थान विश्वविद्यालय में लगभग 2 दशक तक मैंने इस विभाग में अध्यापन का कार्य भी किया और अभी भी ऑनलाइन क्लासेस वहाँ जुड़ा हुआ हूँ। तो होम साइंस के अंदर एक बहुत बड़ा जो कंपोनेंट है वो भी इसके साथ है। इसके अलावा हिस्ट्री एंड सोशियोलॉजी, ये जो विषय है, हिस्ट्री में बहुत काम हुआ है देश भर में, पत्रकारिता के जो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य हैं उसको लेकर के। और जो सोशल साइंस जिस रिसर्च की आप बात कर रहे हैं, क्योंकि दुर्भाग्य से या संयोगवश जर्नलिज्म में अभी रिसर्च का एरिया पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ है। अभी भी मूलतः जो सोशल साइंस के बेसिक्स हैं उन्हीं को पत्रकारिता में स्वीकार किया जा रहा है मोटे मोटे तौर पर। हालांकि अब ये एक डिसिप्लिन के रूप में इवॉल्व हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि जैसे जैसे इसका विस्तार होगा वैसे भी इसकी कुछ जो पैरामीटर्स हैं या जो उसमें बदलाव है वो शायद हम देख पाएंगे। इसी तरह से हमारे यहाँ साइंस में भी कहीं ना कहीं इसकी बात हो रही है। सोशियोलॉजी में कम्युनिकेशन थ्योरीज, कम्युनिकेशन के जो एलिमेंट्स हैं उनकी पढ़ाई हो रही है। ड्राइंग एंड पेंटिंग, उसमें भी एडवर्टाइजिंग और इससे जो रिलेटेड विषय हैं उनके वहाँ कहीं ना कहीं अध्यापन का काम हो रहा है। और मेरे कुछ ऐसे मित्र हैं जो इस ड्राइंग, पेंटिंग और स्कल्पचर और एरियाज में जो अध्यापन कार्य कर रहे हैं, उन्हें विज्ञापनों के ऊपर बहुत ही बढ़िया इलस्ट्रेटिव बुक्स जो हैं वो लिखी हैं, जिनका प्रकाशन भी हमारे यहाँ स्टेट एकेडमीज में जो है उनका प्रकाशन किया है। तो ड्राइंग एंड पेंटिंग में भी यह विषय है। तो और हमारे यहाँ MBA जो मैनेजमेंट के कोर्सेज हैं उसमें भी कहीं मीडिया के कुछ कंपोनेंट्स की पढ़ाई हो रही है। तो मैं एक तरह से कहना चाहूँगा कि पत्रकारिता या मीडिया का जो ये विषय है, ये अंतर अनुशासनीय विषय के रूप में, इंटर डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट के रूप में विकसित हो रहा है। और नई एजुकेशन पॉलिसी यदि आपने पढ़ी हो, अब नई एजुकेशन पॉलिसी में तो सारा स्ट्रेस इसी पर दिया जा रहा है। अब जो हमारे यहाँ IITs और IIMs जैसे इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ भी इनको ह्यूमैनिटीज और साइंस और जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं वो पढ़ने पड़ेंगे। तो आने वाला जो 8, 10, 12, 15 साल का समय है, उसमें मुझे लगता है कि इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच जो एजुकेशन के साथ है वो और अधिक पॉपुलर होगी।
और हम लोगों की ट्रेनिंग लगभग समाप्त हो गई है। लेकिन आप लोग अब जो टीचिंग में जाने में इच्छुक हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं, उन पर तो मुझे लगता है और अधिक जिम्मेदारी आने वाली है, क्योंकि अब उनको जो कोर्सेज प्लान करने पड़ेंगे उसमें नई एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार उनको डिफरेंट डिसिप्लिन की जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो इस दृष्टि से मीडिया हमारे यहाँ के विभिन्न पाठ्यक्रमों का कहीं न कहीं धीरे धीरे एक इंटीग्रल हिस्सा बनता जा रहा है। और जैसा मैंने आपसे कहा कि चूंकि एनसीईआरटी ने स्कूल लेवल पर मीडिया संबंधी पाठ्यक्रमों की शुरुआत की है, आने वाले समय में ये पाठ्यक्रम और अधिक लोकप्रिय होंगे। चाहे डायरेक्टली लोग मीडिया के साथ या इस तरह कोर्सेज न करें, लेकिन जिस क्षेत्र में वो पढ़ाई कर रहे हैं वहां ये इनको और हेल्प मिलेगी। तो अब हमारे सामने एक चुनौती आती है कि जब हम ये काम कर रहे हैं तब अपने लिए विषय को आइडेंटिफाई कैसे करें, चाहे आप किसी भी डिसिप्लिन के हैं। यदि थोड़ा भी आपकी अभिरुचि मीडिया संबंधी विषयों में है तो मैं अलग अलग कुछ एरियाज लेकर के आपके सामने मोटे मोटे तौर पे कुछ इस तरह के विषयों को आपके सामने संकेत रूप में रखूंगा, जिस पर आप और अध्ययन चिंतन मनन करके अपने कुछ नए एरियाज जो हैं वो डेवलप करने की ओर जा सकते हैं। और अब तक जितना मेरा अनुभव है, देश के अनेक विश्वविद्यालयों में जाने का मौका मिला, मैं जाने कितने शोध ग्रंथों का अध्ययन किया, वाइवा लिया है ना, और लेखन के क्षेत्र में भी थोड़ा बहुत अनुभव रहा, तो वह अब तक इन क्षेत्रों में जो कुछ काम हो रहा है उसके बारे में भी जो अपने पास सीमित समय है उसमें आपको मैं जानकारी देने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले हम बात करें फोक मीडिया की। फोक मीडिया की हमारे यहाँ पूरी की पूरी परंपरा है। आपके यहाँ तो शिल्प ग्राम जैसे केंद्र है जो हमारे उस पूरी सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए देश भर में संभवतः 7 या 9 इस तरह के सांस्कृतिक केंद्र हैं। तो जो अपने यहाँ है वो भी एक बहुत बड़ा काम कर रहा है। आपके यहाँ भारतीय लोक कला मंडल है जिसका एक दौर था, संयोग से मेरे अंकल वहाँ डायरेक्टर के रूप से रिटायर हुए। कला मंडल ने कठपुतली के क्षेत्र में कितना बड़ा काम किया था। तो कहने का मतलब यह है कि जो हमारे फोक ट्रेडिशंस है, फोक मीडिया है, ये आज भी इसमें अपार संभावनाएं हैं। तो विशेषकर जो समाजशास्त्र के विद्यार्थी हैं जो उन परंपराओं को कहीं देख और समझ रहे हो, वो कहीं उस दिशा में यदि काम करना चाहे, हमारे यहाँ बहुत तरह के फोक ट्रेडिशंस हैं। उन फोक ट्रेडिशंस को आधार बना करके, चाहे वो फेक टेल्स हो सकती हैं, वो हमारे जो पपेट थिएटर है उसकी बात हो सकती है, लोक कहानियां, लोकगीत, लोक परंपराएं, बहुत सारे एरियाज हैं। क्षेत्र विशेष की जो परंपराएं हैं, राजस्थान में अपने जाने कितनी इस तरह की लोक शैलियां हैं, लोक परंपराएं हैं, है ना। जैसे हमारे यहाँ लालसोट एक जगह है दौसा के पास, वहाँ खेला ख्याल की बहुत बड़ी परंपरा है। आप दूसरी स्टेट में जाएंगे, मान लीजिए इस ग्रुप में दूसरे राज्यों के भी विद्यार्थी हों, तो जो हमारे यहाँ दूसरे राज्य हैं उनकी भी इस तरह की लोक परंपराएं हैं। बंगाल की यात्रा है, उड़ीसा के हैं, अलग अलग क्षेत्रों की इस तरह की परंपराएं हैं। तो आप उन परंपराओं को आधुनिक संदर्भ में व्याख्या करते हुए इस तरह के विषय चयन कर सकते हैं। तो लोक माध्यमों का एक अपरिमित संसार आपके सामने है जहां आप काम कर सकते हैं, है ना। जैसे यूपी के अपना कुछ क्षेत्रों में काम हो भी रहा है इन विषयों को लेकर के, और मेरे अंकल ने तो लगभग 100 से अधिक किताबें लोक साहित्य के अलग अलग विषयों पर लिखी है। तो लोक साहित्य आपके लिए एक विषय हो सकता है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है आपका प्रिंट मीडिया, जिसके साथ आपका सीधा संवाद होता है। प्रिंट मीडिया मुख्य रूप से जो प्रकाशित साहित्य है, जैसा मैंने आपसे कहा कि हमारे यहाँ लगभग 250 साल का इतिहास प्रिंट मीडिया का है। पहला अखबार छपा था 29 जनवरी 1780 को, हालांकि अंग्रेजी का था, एक अंग्रेज ने छापा। मैं इतिहास की ओर ज्यादा नहीं ले जाऊंगा, केवल संकेत रूप में आपसे कह रहा हूँ कि उस 250 साल के अंदर पूरा का पूरा हमारा आजादी का संग्राम, उसमें प्रेस की एक बहुत बड़ी भूमिका रही। किस तरह से जनमत को आजादी के समय हमारी जो संसाधन थे बहुत सीमित थे, हमारी साक्षरता बहुत सीमित थी, उस दौर में किस तरह से पत्रिकाओं ने एक उस वैचारिक चेतना को जागृत किया, किस तरह से उस युग के समाज का वैचारिक नेतृत्व किया, ये अपने आप एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो आप उस दौर का इतिहास में बहुत काम हुआ है हमारे यहाँ। जैसे मध्य प्रदेश में मुझे पता है 2-3 किताबें आई हैं, उत्तर प्रदेश की पत्रकारिता पर काम हुआ है, राजस्थान की पत्रकारिता पर 2 महत्वपूर्ण शोध हुए हैं, डॉक्टर मनोहर प्रभाकर, डॉक्टर भंवर सुराणा। शायद भंवर सुराणा ने तो मेरे ख्याल मोस्ट प्रोबेबली तो उदयपुर से किया है, या शायद उदयपुर से किया है, शायद मोस्ट नहीं सॉरी राजस्थान यूनिवर्सिटी से ही किया है। उनका शोध ग्रंथ प्रकाशित नहीं हुआ, लेकिन डॉक्टर मनोहर प्रभाकर का शोध ग्रंथ जो है प्रकाशित हो चुका है।
पूरी आज़ादी के दौर में, चाहे वो विजय सिंह पथिक हैं या जो हमारे पुराने पत्रकार रहे, उन सब के योगदान को लेकर। तो आप चाहें तो जो लोग इतिहास के विद्यार्थी हैं वो इस तरह के कोई विषय ले सकते हैं जिनका स्वाधीनता कालीन या उस दौर के इतिहास में जिनकी रुचि है। आधुनिक काल में भी, क्योंकि आज़ादी के बाद भी पत्रकारिता की कई तरह की प्रवृत्ति, किस तरह से हम मिशन से प्रोफेशन, प्रोफेशन से कमीशन, पेड न्यूज, न जाने कितनी तरह के डेवलपमेंट जो हैं पत्रकारिता के क्षेत्र में होते रहे। व्यावसायिक क्षेत्र में आगे संपादकीय संस्था का तेजी से उन्मूलन होने लगा, स्टिंग ऑपरेशन, एनालिटिकल जर्नलिज्म, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, न जाने कितनी तरह के विस्तार होते गए, है ना। हमारे यहाँ बहुत पहले डॉक्टर सुशीला अग्रवाल हैं, उनकी एक बहुत ही बेसिक किताब है जिसमें उन्होंने प्रेस एंड पब्लिक ओपिनियन, प्रेस पॉलिटिक्स एंड पब्लिक ओपिनियन, कोई होगी 30-35-40 साल पुरानी किताब, उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया। पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में पीएचडी हुई थी। तो किस तरह से पत्र पत्रिकाएं जनमत का निर्धारण करती है, इलेक्शन का टाइम है, चुनाव के दौरान किस तरह से प्रेस की भूमिका होती है, किस तरह से उम्मीदवारों का, इलेक्शन कमीशन की जो गाइडलाइंस हैं उसके तहत उम्मीदवारों को अपने जब वो भरते हैं नॉमिनेशन पेपर तो अपनी सारी संपत्ति की जानकारी देनी होती है, उम्मीदवारों को कितने केसेस उनके खिलाफ हैं, अखबार किस रूप में छाप रहे हैं, कैसे उसकी रिपोर्टिंग हो रही है, किस तरह की हेडलाइंस है, बहुत बहुत सारी चीजें इसमें जुड़ी हुई है। तो आप उन सारे संदर्भों को ध्यान में रखते हुए तो इस तरह के विषय ले सकते हैं कि आज़ादी के बाद भी, आज़ादी से पहले की बात है, आज़ादी के बाद, तो जब आप इस तरह का प्रवृत्तिगत मूल्यांकन करते हैं, उसी के साथ 2-3 चीजें और उभर के आती हैं। आप एक पत्र विशेष पर भी काम कर सकते हैं। आपको लगता है कि एक पत्र विशेष में इतना अधिक प्रभाव रहा कि उसने अपने पूरे समय को प्रभावित किया, वैचारिक स्तर पर प्रभावित किया। 1900 में अखबार मैगजीन निकली सरस्वती, उसके पहले हमारे यहाँ भारतेंदु थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम मेरे ख्याल आप सभी ने सुना होगा, जिन्हें हिंदी साहित्य का पितामह कहते हैं और हम लोग उनको आधुनिक पत्रकारिता का जनक कहते हैं। भारतेंदु काल का लगभग अवसान हो गया था और 1900 के आसपास जब इस देश की राजनीति में गांधी और तिलक जैसे क्रांतिकारी और महापुरुष आ गए थे, उस समय महावीर प्रसाद द्विज ने सरस्वती का प्रकाशन किया। तो कैसे एक पत्रकारिता उस साहित्यिक आंदोलन को प्रभावित करती है, उसका नेतृत्व करती है। तो आप इस तरह से एक पत्र विशेष पर काम कर सकते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे काम हुए हैं, पत्र विशेष का क्या योगदान रहा आज़ादी के दौर में भी, आज़ादी के बाद भी। आपको लगता है जिस आप पत्र के पाठक हैं, चाहे राजस्थान पत्रिका है, भास्कर है, नवभारत टाइम्स है, इकोनॉमिक टाइम्स है, आपके इंडियन एक्सप्रेस है, अमर उजाला है, दैनिक हिंदुस्तान है, बहुत सारे अखबार हैं अलग अलग अंचलों में। आप एक अखबार विशेष की पूरी यात्रा पर, जैसे भास्कर ने जब अपने नए एडिशंस लॉन्च किए थे तो उन्होंने नई मार्केटिंग टेक्निक को अपनाया था। किस तरह से उनका पूरा एक आंदोलन चला, कैसे स्लोगन चलाए, किस तरह उत्सुकता को क्रिएट किया, कैसे उन्होंने अलग अलग राज्यों में जाकर के जो उस समय के प्रतिष्ठित अखबार थे जो बहुत लंबे समय से प्रकाशित हो रहे थे, एक तरह से उनके उस प्रभाव को चुनौती दी और एक नई तरह की पत्रकारिता को उन्होंने डेवलप किया, विकसित किया। तो इस तरह के जो अखबारों के लैंडमार्क्स हैं, उन अखबारों पर काम कर सकते हैं। इस समय सबसे पुराना अखबार यदि कोई प्रकाशित हो रहा है वो अंग्रेजी भाषा का टाइम्स ऑफ इंडिया है 1838 से, और उससे भी पहले आप बात करें तो गुजराती का है, गुजरात समाचार 1822 से। तो इतनी बड़ी हमारे पास परंपरा है जो अखबार निकल रहे हैं। जहां तक अखबारों के उपलब्ध होने की बात है, आजकल जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपने यहाँ डिजिटल एडिशंस कर दिए हैं। मैं भी चंडीगढ़ गया था वाइवा लेने के लिए, तो वहाँ की जो स्टूडेंट है संयोग से वहाँ वो लेक्चरर भी हो गई है, उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया की वहाँ लाइब्रेरी में जाकर के उस डिजिटल जो उनके एडिशंस थे वहाँ उन्होंने उनको उपलब्ध कराया प्रोजेक्टर पर, उन्होंने स्क्रीन पे उन सारे अखबारों को देखा और वहां से फिर सारी चीजें जो है वो निकाली गई। ऐसे ही एक और आपको बड़ा अच्छा संदर्भ बताता हूँ मैं, भोपाल, कोई हमारे मित्र मध्य प्रदेश के हों तो वहाँ एक माधवराव सप्रे स्मृति समाचार पत्र संग्रहालय है। माधवराव सप्रे हिंदी पत्रकारिता का बहुत बड़ा नाम है। संयोग से अभी 150 साल की जयंती हम लोग मना रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही उनकी 150वीं जयंती है, वो देश में कई जगह मनाई गई। माधवराव सप्रे ने 1905 में हिंदी केसरी का प्रकाशन किया था नागपुर से। जो प्रभाव तिलक के केसरी का था वही प्रभाव हिंदी बेल्ट में माधवराव सप्रे के हिंदी केसरी का था। तो माधवराव सप्रे के नाम से एक संग्रहालय बनाया है, उसको मैं तो 3-4 बार गया हूँ वहाँ। मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं विजय श्रीधर जो उसके निदेशक हैं, मैं तो उसको पत्रकारिता का तीर्थ कहता हूँ। किस तरह से उन्होंने वहाँ पुराने जो समाचार पत्र पत्रिकाएं हैं उनकी फाइल्स को मेंटेन कर रखा है,
जो थोड़ा बहुत पत्रकारिता की जिनको जानकारी है उन्होंने नाम सुने होंगे, धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान जैसी पत्रिकाएं, किसी दौर में माधुरी जैसी फिल्म पत्रिकाएं प्रकाशित होती थी, या सरस्वती जिसका मैंने आपसे बात की। बहुत सारे पुराने पत्र पत्रिकाओं की पूरी फाइल्स वहां पर मौजूद है। श्रीधर जी का ये दावा है कि टाइम्स ऑफ इंडिया का पहला जो कॉपी है वो शायद टाइम्स ऑफ इंडिया के ऑफिस में नहीं है, वो उनके पास है। अद्भुत संग्रह किया उन्होंने, अद्भुत। तो यदि कोई काम करना चाहता है पुराने पत्र पत्रिकाओं को लेकर के, तो उनके पास एक बहुत अच्छा आधार वहां मिल सकता है। जब मैंने पत्रकारिता पर काम किया था अपने पीएचडी में, तो हमारे यहाँ महाराजा संस्कृत कॉलेज की जो लाइब्रेरी थी, अब शायद वो राजस्थान कॉलेज के सामने या बीच में सुना था मैंने कि सूचना केंद्र के पास भी एक पब्लिक लाइब्रेरी या वो सूचना केंद्र को समाप्त कर दिया, तोड़ दिया है और वहां पर नया बना रहे हैं। वहां भी इस तरह के चंद्रधर शर्मा गुलेरी जयपुर के बड़े अच्छे कहानीकार थे, समालोचक का प्रकाशन उन्होंने किया। तो समालोचक की फाइल्स मुझे वहीं पर मिली थी। फतेहपुर शेखावाटी में इस तरह का है, बीकानेर में अगरचंद नाहटा का जो ग्रंथालय है वहां से मुझे बहुत सारी सामग्री मिली थी। तो ऐसे कुछ केंद्र हैं जहां आपको इस तरह की पुरानी सामग्री, अहमदाबाद में कुछ इस तरह के इंस्टीट्यूशंस हैं जहां पर मुझे अपने विषय के बहुत सारे जो पुराने पत्र हैं वो वहाँ उपलब्ध हुए थे। तो कहने का मतलब यह है कि आप पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से एक पत्र विशेष पर, प्रवृत्ति विशेष पर काम कर सकते हैं और इसी के साथ एक पत्रकार विशेष को भी आप आधार बना सकते हैं यदि आप काम करना चाहें। जिन पत्रकारों का बहुत बड़ा योगदान है, जैसे मैं गांधी की बात करूं, गांधी पर बहुत काम हुआ। हमारे यहाँ तो गांधी अध्ययन केंद्र जो है वो पॉलिटिकल साइंस के टीचर्स के डायरेक्शन में या डायरेक्टरशिप में काफी ग्रो किया है। गांधी का पूरा साहित्य आपको प्रकाशित मिलेगा, जो भारत सरकार का प्रकाशन विभाग है उसने प्रकाशित किया है। गांधी वांग्मय 84 वॉल्यूम्स में सीडी में आ गया है। मात्र जिस मुझे जो रेट ध्यान है 1700 रुपए में आपको पूरा का पूरा गांधी साहित्य मिल जाएगा। कमल किशोर गोयनका हिंदी के प्रोफेसर रहे दिल्ली यूनिवर्सिटी में और अभी केंद्रीय हिंदी संस्थान के अध्यक्ष हैं। उन्होंने तो पत्रकार गांधी एक बेसिक किताब लिख दी, उसी गांधी के उस साहित्य को पूरा का पूरा पढ़ के गांधी ने जो कुछ लिखा है वो सारा गांधी वांग्मय के अंदर है, एक एक शब्द उसमें लिखा गया है। गुजरात जाएंगे, गुजरात विद्यापीठ आप, तो वहां उनके नवजीवन और जो उन्होंने हरिजन भी जो प्रकाशित किए थे उसकी सारी फाइलें मिल जाएंगी। पुनर्प्रकाशन हो गया है उनका। ये एक अच्छा एक दौर शुरू हुआ कि जब वो कॉपीराइट से बाहर हो गई जो पुस्तकें या जो अंक, उनका पुनर्प्रकाशन कुछ प्रकाशकों ने किया है। जब भगत सिंह को फांसी लगाई गई थी तो एक चांद पत्रिका निकली थी, उसका फांसी अंक बड़ा पॉपुलर हुआ, उसका पुनर्प्रकाशन हो गया। हमारे यहाँ बाल मुकुंद गुप्त हुए हैं जिन्होंने अंग्रेजों से संघर्ष करते हुए छद्म नाम से कुछ लिखते थे, शाइस खां के खत और शिव शंभू के चिट्ठे, वो पुस्तकाकार रूप में प्रकाशित हो गए। तो कहने का मतलब यह है कि आपको संदर्भ सामग्री बहुत मिल सकती है, तो आप पत्रकार विशेष पर काम कर सकते हैं, पत्रिका विशेष पर काम कर सकते हैं। अब आइए आप कंटेंट की तरफ से। जब आप आज की पत्रकारिता को आप देखते हैं तो आपको लगता है कि नहीं, मुझे तो कंटेंट एनालिसिस करना है। जैसा मैंने आपसे कहा कि पॉलिटिकल साइंस में पब्लिक ओपिनियन को लेकर के काम हुआ, सोशियोलॉजी में आप जो हमारे विकास और जो जेंडर और ये जो इश्यूज हैं, वुमेन इश्यूज हैं, उनको लेकर के काम करना चाहें तो आप चुने हुए समाचार पत्रों के जो कुछ सामग्री प्रकाशित हो रही है, समाचार किस रूप में प्रकाशित हो गए, किस तरह से हेडिंग्स लगाए गए हैं, हर मीडिया हाउस की अपनी एक दृष्टि होती है। आप 5-7 अखबार एक दिन के लेके देखिए, एक ही खबर आपको अलग अलग अखबारों में मुद्दा वही है, लेकिन उसका जो एंगल है, उसका जो हेडलाइन है, उसका जो इंट्रो है, प्रारंभिक वक्तव्य, जब उसको आप पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि वो किस दृष्टि से खबरों को प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आप जब कंटेंट एनालिसिस करेंगे, उनका एडिटोरियल, संपादक जो लिख रहा है उसको, उसमें जो ओपिनियन आर्टिकल छप रहे हैं उनको जब आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आप उसकी उस सारी प्रवृत्तियों को समझ सकते हैं। किस तरह के फोटोग्राफ प्रकाशित किए गए, किस तरह से एक दौर था 80s की बात कर रहा हूं मैं, जब फ्रंट पेज की बड़ी महत्ता होती थी, मुख्य पृष्ठ की बड़ी महत्ता होती थी और 1/4 को छोड़ करके बाकी पूरे पृष्ठ पर समाचार छापे जाते थे। 1/4 स्पेस विज्ञापनों के लिए सुरक्षित रहती थी। लेकिन अब पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज वो विज्ञापन कंपनियों ने खरीद लिया है। तो किस तरह से ये बाजारवाद का प्रभाव पड़ा है, वैश्वीकरण का प्रभाव पड़ा है, तो किस तरह से ये सारी प्रवृत्तियां बदली हैं, इस पर भी आप अपनी निगाह रख सकते हैं और इस दिशा में भी किसी विषय पर आप चिंतन कर सकते हैं। तो जहां तक कंटेंट की बात है तो आप एजुकेशनल जो कंटेंट है, हमारे जो एजुकेशनल परिसर हैं, इसमें घटने वाली घटनाओं को कैसे कवर किया जाता है, विश्वविद्यालयों में
जो सेमिनार्स हैं, उपलब्धि मूलक खबरें हैं, उनकी प्रस्तुति कैसे होती है, हड़ताल या इस तरह की जो नेगेटिव अप्रोच की या कहीं कोई व्यवस्था में खामियां हैं, उनकी कवरेज किस तरह से होती है, कौन से पृष्ठ पर होती है, किस भाषा में होती है ना, उन पर आप अध्ययन कर सकते हैं। एजुकेशनल कंटेंट हो सकता है। पिछले कुछ वर्षों पर साइंस जर्नलिज्म, हालांकि 2003 में मैंने जयपुर में अपने विभाग के साथ एक सेमिनार किया था, डीएसटी ने स्पॉन्सर किया था, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, तो हमने साइंस कम्युनिकेशन पे ही काम किया। तो साइंस कम्युनिकेशन एक बहुत एक कहना चाहिए कि इमर्जिंग एरिया है, जिस पर कोई यदि काम करना चाहे कि किस तरह से हमारे यहाँ के पत्र पत्रिकाएं या इवन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, रेडियो, टेलीविजन और दूसरे, किस तरह से हमारे उस वैज्ञानिक मानसिकता को बढ़ावा दे रहे हैं। अखबारों में घटने वाली जो छपने वाली जो खबरें हैं, किस तरह के साइंस रिपोर्टर्स हैं, वो किस तरह की जानकारी दे पा रहे हैं, उनकी खुद की ट्रेनिंग किस तरह की है, कितने अखबारों में साइंटिफिक रिपोर्टर काम कर रहे हैं। क्योंकि जो साइंस का रिसर्चर है, उसकी बेसिक इच्छा होती है कि मेरे जर्नल्स में आर्टिकल छपें, कॉमन मैन की भाषा में बात नहीं कर पाता है। क्या अखबार सक्षम है? हेल्थ कम्युनिकेशन कितना बड़ा एरिया है, और कोरोना काल में तो हेल्थ कम्युनिकेशन ने सब बता दिया। अखबार लिख रहा है आइसोलेशन, क्वारंटाइन। मैं कई बार देख रहा हूं कि हमको अंतर ही नहीं पता है कि आइसोलेशन क्या होता है, क्वारंटाइन क्या होता है। फलाने राज्य के मुख्यमंत्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए, उनको क्वारंटाइन में चले गए। नहीं, क्वारंटाइन तब होता है जब आपको कोरोना संक्रमित होने की आशंका होती है। जब सरकार ने प्रतिबंध लगाया कि राजस्थान में यदि कोई प्रवेश करता है तो उसको 15 दिन के लिए क्वारंटाइन होना पड़ेगा, तो जो आ रहा है ये जरूरी नहीं है कि वो कोरोना संक्रमित है। क्योंकि वो संक्रमित क्षेत्रों से आ रहा है तो डर है, आशंका है कि कोरोना हो सकता है, इसलिए हम 15 दिन के लिए उसको क्वारंटाइन करेंगे। आइसोलेट कब होगा? जब वो कोरोना संक्रमित पॉजिटिव आ जाएगा रिपोर्ट। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। तो नई शब्दावली गढ़ी है ना, कौन सा वायरस है, कैसे प्रभाव, हमें पता ही नहीं था कि किस तरह से रिसर्च हो रही है, रोज नई नई रिसर्च हो रही है, कैसे आम आदमी की भाषा में आप समझाएंगे। तो ये जो जिस तरह की रिपोर्टिंग है, हेल्थ कम्युनिकेशन है, हेल्थ जर्नलिज्म, वो एक बहुत बड़ा पार्ट होता है। ब्लैक फंगस, अब वो ब्लैक फंगस वहाँ काला तो कुछ भी नहीं है, लेकिन ना ब्लैक फंगस है, कैसे समझाएंगे आप आम आदमी की भाषा में इन चीजों को, है ना। ये जो इंजेक्शंस आए, दवाएं आई, वैक्सीनेशन का बहुत सारे मुद्दे हैं। तो आप कोरोना काल में जिस तरह की कवरेज हो रही है, बहुत सारी वेबिनार्स में मुझे बात करने का मौका मिला, देश में अनेक जगह पर इस तरह की वेबिनार हो रही है जिसमें मीडिया की भूमिका को लेकर के चर्चा हो रही है। तो आप में से कुछ मित्र चाहें तो कोरोना काल में किस तरह की पत्रकारिता की जा रही है, तो साइंस को लेकर बात हो सकती है, डेवलपमेंट के इश्यूज को लेकर बात हो सकती है, रूरल इश्यूज को लेकर के बात हो सकती है ना। तो कहने का मतलब यह है कि क्राइम तो हॉट केक है। क्राइम स्टोरीज किस तरह से की जा रही है। जब एक अखबार छापता है कि उन आतंकवादियों को गवाही दी, किसी बच्चे ने गवाही दी और उसका फोटो भी छाप दिया कि आज तक उसको भी इनाम नहीं मिला है, जो भी इस तरह की, अब आपने उस व्यक्ति की जीवन को खतरे में डाल दिया, उसके आइडेंटिटी को शो करके। बच्चों के बारे में कैसा लेखन होना चाहिए, उसका नाम दिया जाना नहीं दिया जाना चाहिए, महिला उत्पीड़न की जो रिपोर्टिंग है वो कैसे की जानी चाहिए, बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं। तो क्राइम संबंधी खबरों को कितनी प्राथमिकता दी जा रही है, किस तरह की रिपोर्टिंग की जा रही है, मीडिया ट्रायल किस तरह से हो रहा है। हालांकि प्रेस लॉस की बात करूंगा तब मीडिया ट्रायल की बात करूंगा, लेकिन ये सारे मुद्दे एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। तो आप पत्र पत्रिकाओं के कंटेंट को लेकर भी कहीं विषय को सोच सकते हैं। दलितों को लेकर के, दलित विमर्श की बहुत बात की जा रही है पिछले कई दिनों से। नारी विमर्श का, जैसे मैंने आपसे कहा कि महिला मुद्दों का, उसी तरह से दलित विमर्श की बात की जाती है, उस पर आप बात कर सकते हैं। कल्चरल रिपोर्टिंग किस तरह से हो रही है, हमारे नाट्य समीक्षाएं, थिएटर को लेकर के, ये बहुत बड़ा एरिया है, इस पर बहुत कम काम हुआ है, इस पे आप बात कर सकते हैं। जो इकोनॉमिक्स के विद्यार्थी हैं वो इकोनॉमिक और कमर्शियल जर्नलिज्म है, उस पर काम कर सकते हैं। हमारे यहाँ कुछ एरियाज में काम हुआ है। हमारे यहाँ कॉमर्स में एक बड़े अच्छे साहित्यकार हैं, व्यंग्यकार हैं, आलोक पुराणिक, देश के लगभग हर पत्र पत्रिकाओं में छपते रहते हैं वो, उन्होंने इसके ऊपर एक पूरी किताब लिखी है। बजट, आम आदमी को समझ में नहीं आता है बजट, किस तरह से अखबार उन खबरों को, वो 250, 300, 400 पृष्ठ की जो बजट पूरा का पूरा है, कैसे आम आदमी को समझाया जाता है। तो इकोनॉमिक जर्नलिज्म, शेयर मार्केट है ना, कौन सा उछला और कब गिरा, और निफ्टी और बहुत सारे तकनीकी शब्द हैं, कैसे समझाएंगे आप। तो इकोनॉमिक जर्नलिज्म का जो एरिया है उस पर आप काम कर सकते हैं, बिजनेस जर्नलिज्म में कर सकते हैं, फिल्म पत्रकारिता में कर सकते हैं। स्पोर्ट्स, हम लोग जब आप जैसे पढ़ते थे विश्वविद्यालयों में, आप जिस उम्र के थे, तो हार्डली एक पेज स्पोर्ट्स को लेकर के था।
अब तो आपको पता होगा हमारे देश में कई जगह स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खुल गई है। अभी दिल्ली में जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खुली है, महिला खिलाड़ी को कुलपति बनाया गया है वहां पर, पहली बार ऐसा हुआ है ना। मणिपुर में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्पोर्ट्स खुली है, गुजरात में स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खुली है, और देश हमारे यहाँ राजस्थान में भी अनाउंस हो चुकी है, लेकिन अभी तक उसने एक स्वरूप नहीं लिया है। कहाँ वो नाम भूल रहा हूँ मैं, राजस्थान में भी अनाउंस हो चुकी है स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। तो स्पोर्ट्स कवरेज एक बहुत बड़ा एरिया हो सकता है। ओलंपिक्स का समय आ रहा है, अगले इसी महीने में 23 जुलाई से ओलंपिक शुरू होने वाले हैं। कई अखबारों ने उसकी प्री कवरेज शुरू कर दी है। तो बड़े बड़े इवेंट्स की किस तरह के हेडलाइंस हैं, कैसे भाषा में चेंज हो रहा है ना, इलेक्शन की कवरेज कैसे हो रही है, किस तरह के हमारे कोड ऑफ कंडक्ट जारी किए गए हैं, तो इनको लेकर के आप काम कर सकते हैं। फिर आपके आता है ब्रॉडकास्टिंग का जो एरिया है, इसमें रेडियो एंड टेलीविजन दोनों आते हैं। रेडियो इंडस्ट्री में, रेडियो में बहुत तेजी से चेंज हुआ है। एक टाइम था जब रेडियो लगभग खत्म हो गया था, ऑलमोस्ट डेड हो गया था, टेलीविजन का जिस तरह से हमारे यहाँ पर आगमन होता है। लेकिन जब ये एफएम ट्रांसमिशन हुआ, अब तो जो हमारे प्राइमरी चैनल्स हैं वो भी ज्यादातर एफएम पर आ गए हैं। और अब आप देश में आपके व्हाट्सएप पर कई बार वो शेयर हुआ होगा, इसका वो एक ऐप जिसमें आप किसी भी चैनल को, आकाशवाणी के किसी भी चैनल को देश भर के आप अपने घर में बैठे हुए सुन सकते हैं। न्यूज ऑन एयर यदि आप डाउनलोड करते हैं तो आपका एक्सेस सभी आकाशवाणी के केंद्रों में हो जाता है। आकाशवाणी के सभी एफएम चैनल्स तक आप जो है पहुंच सकते हैं। तो तकनीक ने कितनी बड़ी सुविधा दे दी है। तो ब्रॉडकास्टिंग के क्षेत्र में जो ये चेंज आया है, ये भी आपके लिए एक बहुत बड़ा एरिया हो सकता है काम करने के लिए। फिर हमारे यहाँ कैंपस या कम्युनिटी रेडियो आ गए है ना। कई यूनिवर्सिटीज ने, अभी हमारे यहाँ किसी स्टेट यूनिवर्सिटी के पास कैंपस रेडियो नहीं है, लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ने राजस्थान में, और ये जो एनजीओज हैं, आपको मालूम होगा अजमेर के पास जो जगह है तिलोनिया, सबसे पहले वहां शुरू हुआ था कम्युनिटी रेडियो। तो हमारे यहाँ वनस्थली ने कर लिया, IIS यूनिवर्सिटी उन्होंने कर लिया, और भी कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं उन्होंने, हो सकता है उदयपुर में भी कुछ यूनिवर्सिटीज के पास कैंपस रेडियो आ गया हो। तो इस तरह के जो एजुकेशनल ब्रॉडकास्ट शुरू हो गया है, वो एक एरिया हो सकता है। फिर एफएम रेडियो, जिससे तो हमारी पूरी युवा पीढ़ी परिचित होगी। एफएम कल्चर ने पूरी तरह से बदल दिया है इंडस्ट्री को। तो इस एफएम ने किस तरह के प्रोग्राम कंटेंट को प्रमोट किया है, किस तरह से एंटरटेनमेंट की दुनिया बदल दी है। हम लोग जब स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे तो पत्र लिखते थे कि हमको ये गीत सुनना है, फरमाइशी गीत। अब आप फोन इन पे सारी सारी फरमाइश भेज सकते हैं और इमीडिएटली तुरंत वो गाने को प्ले कर देंगे। तो जिस तरह से ये बदलाव आया है उन पर काम कर सकते हैं। रेडियो के एक प्रोग्राम विशेष एजुकेशनल ब्रॉडकास्ट, उस पर काम कर सकते हैं। यूनेस्को ने जब टेलीविजन को हमारे यहाँ स्पॉन्सर किया था शुरुआत में 1959 में, तब तो मूलतः शिक्षा के लिए ही किया था। बाद में फिर उसका एक जो रूरल पोटेंशियल है, 74 में टेलीविजन की बात कर रहा हूँ मैं, 1 साल के लिए जिस तरह से रूरल ब्रॉडकास्ट किया गया देश के 6 राज्यों के 2400 गांवों में साइट के तहत, वो अपने आप में एक अनोखा उदाहरण था। तो कहने का मतलब यह है कि रेडियो ब्रॉडकास्टिंग का जो हमारा एरिया है, उसमें भी आपके लिए बहुत सारे विषय हो सकते हैं। आप एक कार्यक्रम, जैसे एक होता है युववाणी, हमारे टाइम में तो 1 घंटे का आता था रोज शाम को 5 से 6, अब बहुत समय से मैंने सुना नहीं, लेकिन संभवतः 5:30 से 6 तक आता है। तो युववाणी ने युवाओं को कैसे प्रमोट किया, उस पर लोगों ने काम किया है। कृषि के कार्यक्रम, एक दौर था जब आकाशवाणी के कृषि संबंधी कार्यक्रमों के प्रसारणों को सुनकर के आंध्र प्रदेश के गांव में एक किसान ने नई तरह के चावल की किस्म तैयार की, जिसका नाम रखा गया रेडियो राइस। कितनी बड़ी ताकत थी इस ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम के पास। हमारे यहाँ 12 नवंबर का दिन है, जिसको हम पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। 12 नवंबर 1948 जब पहली बार महात्मा गांधी, सन 47 पहली बार महात्मा गांधी आकाशवाणी के स्टूडियो में पहुंचते हैं कुरुक्षेत्र में, जो शरणार्थी थे उनको एड्रेस करने के लिए। तो महात्मा गांधी की पहली और अंतिम उपस्थिति आकाशवाणी दिल्ली में लोक प्रसारण सेवा दिवस के रूप में मनाई जाती है, पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे के रूप में मनाया जाता है। ये आकाशवाणी और दूरदर्शन, ये जो एक तरह से प्रसार भारती के अंतर्गत आते हैं, ये एक तरह से पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर हैं। इनकी क्या भूमिका है? 95 में जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद प्राइवेट प्लेयर्स की एंट्री होती है, तब किस तरह से जब ये प्राइवेट प्लेयर्स आते हैं तो कैसे इन्होंने इस ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया को बदल दिया, किस तरह से प्राइवेट चैनल्स के आने के साथ साथ न्यूज कंटेंट में चेंज होता है, भाषा में चेंज होता है, किस तरह से सारा ट्रेंड बदल जाता है जर्नलिज्म की या
इस टेलीविजन जर्नलिज्म के दौर की, रेडियो जर्नलिज्म के दौर की, इस पर कहीं ना कहीं आप जो है चिंतन मनन कर सकते हैं। किस तरह से हमारा जो टारगेट ऑडियंस है, इस पर किस तरह से उन्होंने काम किया, इस पर आप बात कर सकते हैं। इसी तरह से मैं बात करूं यदि, तो आप इनके जो सामाजिक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव हैं, उस पर बहुत काम हो सकता है। एक दौर था जब टेलीविजन आया था, उस पर जब वायलेंस और फिल्म्स का दिखाना जब घर घर की बात हो गई थी, तो किस तरह से इन्होंने बाल मानसिकता को प्रभावित किया। मुझे ध्यान है बहुत सारी पुस्तकें प्रकाशित हुई थी जब बच्चों को, विज्ञापनों की दुनिया, कितना इस पर संभावनाएं हैं कि जिस तरह से विज्ञापन हो रहे हैं, किस तरह की कल्चर को, कैसे हमारे प्रतीकों को उन्होंने पदस्थ कर दिया, किस तरह से मार्केटिंग, सफेदी की चमकार, चमकार कोई शब्द नहीं है, लेकिन उस आकर्षण, उस पाठक को, दर्शक को अट्रैक्ट करने के लिए, उस पर अपने मस्तिष्क पर अपने उस ब्रांड की छाप छोड़ने के लिए किस तरह से नई शब्दावली का गठन किया गया, किस तरह से नए तरीके से इन्होंने प्रसारण किया। तो कहने का मतलब यह है कि बहुत सारी ऐसे इश्यूज हो सकते हैं उसके सामाजिक मनोवैज्ञानिक प्रभावों को लेकर के, आप उस पर भी काम कर सकते हैं। फिर आ गया ये डिजिटल मीडिया, मुझे लगता है ये तो हॉट केक है। बहुत कम विद्यार्थी होंगे जो उस ट्रेडिशनल रूप से अखबार, रेडियो, टीवी को आजकल देखते, पढ़ते, सुनते होंगे, क्योंकि डिजिटल मीडिया ने पिछले एक दशक में आपके पूरी जीवन शैली को, जीवन संस्कारों को एक तरह से परिवर्तित कर दिया है। यहाँ मुझे लगता है शोध की अपार संभावनाएं हो सकती हैं। डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, आजकल तो ट्विटर जैसे माध्यम आ गए हैं। ट्विटर ने किस तरह से हमारे पूरे जीवनचर्या को बदल दिया। ट्रेडिशनल माध्यम जो फेसबुक या इस तरह के थे, धीरे धीरे कम लोकप्रिय होते जा रहे हैं। आज की पीढ़ी, युवा पीढ़ी विशेषकर, सीधे ट्वीट करती है, सीधे संबोधित करती है उसकी जो भी प्रॉब्लम है प्राइम मिनिस्टर को, रेलवे मिनिस्टर को, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर को। आपका पासपोर्ट नहीं बन रहा है, कहीं फंस गए। कितने उदाहरण आपने पढ़े होंगे जब सुषमा स्वराज और पीयूष गोयल का कार्यकाल था उस समय, कि ट्विटर के माध्यम से एक ट्वीट किया और तुरंत समाधान हो रहा है। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने हमारे सारे तौर तरीके, सोच को बदल दिया। और वर्तमान सरकार, मैंने बहुत कम देखा है कि प्रधानमंत्री, याद नहीं आता मुझे कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की होगी, जो बात करनी है ट्वीट के माध्यम से कर रहे हैं। और हमारे जो ये वीवीआईपीज हैं, इनके ट्विटर खबरों के आधार बन रहे हैं। तो ये सारी चीजें, व्हाट्सएप ने किस तरह से हमारे पूरे जीवन संसार को प्रभावित किया है, किस तरह से हमारी मानसिकता को प्रभावित किया है। फेसबुक लाइव हमारे मिनी सेलिब्रिटी का भाव पैदा कर देते हैं। मेरी बर्थडे के ऊपर 300 लाइक है, मेरे बर्थडे पे 500 हैं, तो मैं मन ही मन आप तक जाने का शिकार हूं कि वो ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। किस तरह से फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जन आंदोलनों को प्रोत्साहित किया गया, चाहे वो अन्ना हजारे हैं। किस तरह से एक पोस्ट ने अपने पड़ोसी देश में 30 साल की तानाशाही को ध्वस्त कर दिया। किस तरह से ये माध्यम एक मौलिक विचार के आधार पर पूरे जनमत को बदल सकने के लिए सक्षम हो सके। अपार संभावनाएं हैं। आवश्यकता है अपनी उस एक पैनी निगाह उनके ऊपर रखें कि किस तरह से ये माध्यम प्रभावशाली हो सकते हैं अपनी बात को कहने में, समस्याओं के समाधान की दिशा में। या ब्लॉग तो एक नया माध्यम आ गया है। कितने रचनाकार इस ब्लॉग के माध्यम से। एक दौर था जब लाखों हजारों मील दूर बैठी हुई एक नवयुवती, जिसके पास मन में बहुत कुछ कहने के लिए है, लेकिन उसको अवसर नहीं मिलता है, वो कह नहीं पाती है, वो झिझक है, लेकिन उसके पास सोशल मीडिया का जो ये प्लेटफॉर्म है, उसके माध्यम से वो अपनी बात को इतने सार्थक और सशक्त ढंग से कह सकने में सक्षम है कि वो अपनी, जो उसकी भाषा का जानकार है, उस भाषा का जानकार दुनिया के किसी कोने में बैठा हुआ है, वहां तक वो पहुंच पाती है। कितनी बड़ी ताकत, क्या सूचनाओं का वास्तविक लोकतंत्र अभी आया है। और इसी के साथ एक नई चुनौती आ गई है, इन्फोडेमिक, सूचनाओं का जिस तरह से साम्राज्य हुआ है, इसमें फेक न्यूज का दौर भी आ गया। तो ये भी मुझे लगता है कि एक रिसर्च का विषय हो सकता है। यूट्यूब ब्रॉडकास्ट योरसेल्फ, हमारे विषय के मैंने कई विद्यार्थियों को देखा देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में। उन रचनाधर्मी कल्पनाशील युवाओं ने, छोटे छोटे अपने आसपास के बिखरे हुए, एक बार मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी गया वाइवा लेने के लिए, वहां के बच्चों ने किन्नरों के ऊपर, ट्रांसजेंडरों के ऊपर इतनी बढ़िया 15 मिनट की डॉक्यूमेंट्री बनाई थी कि मुझे लगता है कि इन युवाओं को यदि सही दृष्टि मिले, बहुत कुछ कर सकते हैं।
उस किन्नरों की सोसाइटी में जाकर के उन्होंने जिस तरह से इंटरव्यू लिया, जिस तरह से उनके जीवन में झांकने की कोशिश की, बहुत ही मार्मिक स्क्रिप्ट लिखी। उस शमशान के आसपास रहने वाले वो लोग जहां रोज लाशें जल रही हैं, लेकिन वो वहीं रह रहे हैं, उनकी क्या मनस्थिति है, उनका वही खाना पीना, उठना बैठना सोना, जीवन की जो दैनंदिन कर्म है वो सब वैसे ही चल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। किस मनस्थिति मानसिकता में वो लोग जी रहे हैं, इतना बड़ा मनोवैज्ञानिक फिल्म बनाई। अभी लखनऊ सेंट्रल यूनिवर्सिटी के हमारे एक मित्र हैं, उनके स्टूडेंट ने कैंसर को लेकर के एक फिल्म बनाई जिसको इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में पुरस्कृत किया गया। तो कहने का मतलब यह है कि आप थोड़ा सा जागरूक और सजग होकर के अपने आसपास के परिवेश को देखें, आपको बहुत सारे विषय मिल सकते हैं। व्हाट्सएप, सोशल मीडिया का उपयोग युवा पीढ़ी किस तरह से कर रही है, उसमें कितना एजुकेशनल कंटेंट है, किस तरह से भ्रामक सूचनाएं प्रसारित हो रही हैं, किस तरह से वो हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर डाल रही हैं, किस तरह से वो हमारे मनोवैज्ञानिक प्रभाव डाल रही है। एक दौर था जब स्कूल और कॉलेजेस में मोबाइल को ले जाना प्रतिबंधित कर दिया गया था। अब दौर आ गया है जब हमारे स्कूल और कॉलेज उस मोबाइल में सिमट गए हैं। एकदम जिस तरह से नए न्यू नॉर्म्स जिसे आप कहते हैं, उन्होंने किस तरह से हमारे पूरे सोच को प्रभावित कर दिया है। उधर सरकार की गाइडलाइंस सोशल मीडिया को नियंत्रित करने के लिए, देश के कानूनों के अनुरूप उनको व्यवहार करने के लिए, राष्ट्रीय एकता, प्रभुता, अखंडता को बनाए रखने के लिए, व्यक्ति की निजता को बचाए रखने के लिए, वो निजता बच रही है या नहीं। जब आप उस मैसेज को कहां से ओरिजिनेट हुआ वो बताने के लिए कंपनी को बाध्य करते हैं, सवाल खड़ा गया राइट टू प्राइवेसी का। बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। तो आप इन मुद्दों से लेकर के भी कहीं ना कहीं सिटीजन जर्नलिज्म का कॉन्सेप्ट आ गया, नागरिक पत्रकार का। कुछ हमारे मित्र कहते हैं नागरिक पत्रकार की कोई अवधारणा नहीं है, जैसे सिटीजन डॉक्टर नहीं होता, जैसे सिटीजन इंजीनियर नहीं होता। के.जी. सुरेश जी जो माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय कुलपति हैं, उन्होंने अक्सर कई मंचों पर यह कहा है, क्योंकि उसके पास जर्नलिस्टिक ट्रेनिंग नहीं है इसलिए वो जर्नलिस्ट नहीं कहला सकता। लेकिन मोटे रूप में कहूं तो सिटीजन कम्युनिकेटर। आज इस तकनीक के माध्यम से आपके और मेरे पास वो क्षमता है कि हम हर किसी घटना को, जानकारी को, आप चाहें तो ये सारा का सारा डिस्कशन सोशल मीडिया के थ्रू लाइव प्रसारित कर सकते हैं। वो देश के, दुनिया के हर उस किसी भी हिस्से में पहुंच सकता है जिसके पास वो लिंक है, वहां तक उसकी बात को सुना, सोचा, समझा जा सकता है। तो इसने कैसे हमारे ऑनलाइन एजुकेशन, ये एक विषय हो सकता है आपका कि किस तरह से ऑनलाइन एजुकेशन एक विकल्प के रूप में कितना प्रभावशाली है, उसकी कितनी सीमाएं हैं, उसके क्या क्या लाभ हो पा रहे हैं। जब पहली बार लॉकडाउन हुआ था तो हम एक आशंका से ग्रस्त थे, कैसे हमारा साल बचेगा, कैसे इस विचार विमर्श को हम नियमित बना पाएंगे। मुझे कई बार लगता है कि यह सदी मानवीय आस्था और जुनून की सदी है, जिसने जब सब कुछ थम गया था तब ये नया विकल्प दिया। आज हमारे सारे मित्र जो इस लेक्चर से जुड़े हुए हैं देश के अलग अलग अंचलों में होंगे, अपने घरों में होंगे, लेकिन फिर भी हमारी ये जो क्लासेस है, विचार विमर्श है, इसकी नियमितता बनी हुई है, जारी है। इसके अपने एडवांटेज डिसएडवांटेज है, फिजिकल क्लास के भी अपने एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं। जब मैं कॉन्फ्रेंस करता हूं तो मेरी उस जो कैपेसिटी है हॉल की वो 100, 150, 200 की है, लेकिन इस माध्यम पे मैं 500, 1000 लोगों तक जुड़ जाता हूँ। न जुड़ पाऊं तो मेरे उस वीडियो के माध्यम से बाद में भी उसके 500, 700, 800 व्यूज मुझे मिल सकते हैं। जब उसकी इच्छा होगी इस विषय पर वो सुन सकता है। तो इसके बहुत सारे डायमेंशन ऑनलाइन एजुकेशन के, जिस पर भी आप काम कर सकते हैं, ब्लॉग्स पर बात कर सकते हैं। फिर एक तकनीक ने एक और, फिल्म्स की जब हम बात करते हैं तो एक नया माध्यम आ गया है OTT। कितने तरीके से उन OTT पर आपके डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स मिलने लग गए, चाहे आप नेटफ्लिक्स की बात करें, Amazon प्राइम उसकी बात करें, हॉटस्टार की बात करें, वेब सीरीज कितनी तरह की आ गई है, किस तरह के कथ्य लिए जा रहे हैं, किस तरह के प्रतीक लिए जा रहे हैं, किस तरह की भाषा ली जा रही है। फिल्मों पे बहुत काम हुआ है, फिल्म की एक सदी की यात्रा हमने पूरी कर ली है। 1912 में 2012 में पूरे देश में सिनेमा के 100 वर्ष को सेलिब्रेट किया गया, बहुत सारा लेखन किया गया, नई रिसर्च हुई,
हमारे यहाँ सरकार के जो फिल्म के इतने सारे संस्थान हैं, उन्होंने इसके लिए फंडिंग किया, रिसर्च फेलोशिप दी गई, कितने एरियाज में का फिल्म थ्योरीज पर काम होने लगा, पैरेलल फिल्म्स को लेकर के, वुमेन्स स्त्री विमर्श को लेकर के, दलित विमर्श को लेकर के, किसान विमर्श को लेकर के। अभी हम अगले वीक करने जा रहे हैं सिनेमा और किन्नर समाज, उन उन उपेक्षित वर्ग के जो लोग हैं, उनकी उन समस्याओं को फिल्मों ने किस तरह से उठाया, यूथ को लेकर के अलग अलग दौर में अलग अलग फिल्में रही हैं, महिलाओं ने किस तरह से महिला फिल्म निर्देशकों पर काम हो सकता है, अभिनेता अभिनेत्रियों पे काम हो सकता है। अब तो आ गई ये बायोपिक्स का दौर आ गया है, स्पोर्ट को लेकर के कितने हमारे खिलाड़ियों पर बायोपिक्स बनी है, कितनी प्रभावशाली बायोपिक्स बनी है, इन पर मेरे पास थीसिस आई थी, उसी पर काम किया गया था। तो सिनेमा ने जहां अपार संभावनाओं के द्वार खोले हैं, वहीं एक नया आ गया है आपके ओटीटी प्लेटफॉर्म। सरकार नियमन कर रही है इनका, सरकार आपके जो न्यूज पोर्टल हैं, वेबसाइट्स हैं, उनको भी देख रही है। अब तक कहीं रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया नहीं थी, फॉर्मल रजिस्ट्रेशन तो अभी भी नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनके प्रकाशक, कंपनी बनाई है तो उसके शेयर होल्डर्स कौन है, उन सब की जानकारी कहीं सरकार दे रही है, जानकारी प्राप्त कर रही है, गाइडलाइंस जारी की गई है, आपको शिकायत अधिकारी बना। तो मेरा मतलब एक ओवरऑल चेंज आ रहा है इस सारे सिस्टम के अंदर। तो आप इन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर बात कर सकते हैं, प्रेस से जुड़े हुए लॉज हैं, जो लॉ के विद्यार्थी हैं, उस पर भी बात कर सकते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, संविधान में कहीं नहीं कहा गया प्रेस को स्वाधीनता है। आर्टिकल 19(1)(a) के तहत जो आम नागरिक को स्वाधीनता है, स्वतंत्रता है, वही स्वतंत्रता इस समय प्रेस को दी गई है। उसके बहुत सारे डायमेंशंस हैं। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है, उसके अंदर हिंदुस्तान का नंबर बहुत नीचे आता है, एक 142 143 के आसपास है। उसको लेकर के हम कहीं ना कहीं बात कर सकते हैं। हमारे यहाँ डिफेमेशन, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, न जाने कितने ऐसे कानून बने हुए हैं जो कहीं पत्रकारों के या सिस्टम को बाधा पहुंचाते हैं, एक संरक्षण देते हैं। प्रेस काउंसिल अपने आप एक इंस्टीट्यूशन है, कोड ऑफ कंडक्ट हमारे यहाँ है जिस पर आप काम कर सकते हैं। अभी भोपाल से एक रिसर्च हुआ, कोड ऑफ कंडक्ट पर काम किया, आचार संहिता पर काम किया गया। हर मीडिया हाउस की अपनी आचार संहिता है, उस दिशा में भी आप जा सकते हैं। क्रेडिबिलिटी की बात, मीडिया ट्रायल की मैंने आपसे बात की, मीडिया ट्रायल पर आप बात कर सकते हैं। किस तरह से आपने पिछले कई वर्षों में देखा होगा, किस तरह से चैनल्स ने इन एक घटना को लेकर के लोगों को कटघरे में खड़ा किया। क्या वो इंसाफ के रास्ते में कहीं कोई बाधा पहुंचाता है? क्या मीडिया न्यायालय का काम करेगा? बहुत सारे मुद्दे जुड़े हुए हैं जिन पर आप कहीं बात कर सकते हैं। तो मीडिया लॉस भी इसका एक हो सकता है। फिल्मों की भाषा को लेके बात हो सकती है, संगीत को लेके बात हो सकती है। इसमें एक चीज और है जिस पर हमको सोचना पड़ेगा, एक और जो एरिया है वो है मीडिया लिटरेसी का। मुझे लगता है ये एक बहुत नया एरिया है जिस पर अभी बहुत ज्यादा काम नहीं हुआ है। आज से कुछ वर्ष पहले कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में एक सेमिनार हुआ था मीडिया लिटरेसी के ऊपर, मुझे उसमें जाने का मौका मिला। और मुझे याद है जब मैंने उसे गूगल करने की कोशिश की थी तो मुझे बहुत सारी सामग्री नहीं मिली। अब तो अपार सामग्री मीडिया लिटरेसी को लेकर के है। कल ही मुझे हमारे एक स्टूडेंट ने बताया कि बीबीसी ने एक 3 दिन का, आज उसका सेकंड है, मीडिया लिटरेसी पर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम किया है। मीडिया लिटरेसी एक दौर था जब हम सामान्य लिटरेसी की, अक्षर ज्ञान हो गया, लिटरेट हो गया। फिर कंप्यूटर का दौर आया जब हम आपकी उम्र के थे, लगभग 20-25 साल पहले, तो हम कंप्यूटर लिटरेसी की बात करते थे। कंप्यूटर हमारे लिए एक नया था, कोचिंग क्लासेस में सीखने के लिए जाया करते थे उस समय के जो हमारे मित्र लोग हैं या हम लोग हैं, है ना। फिर उसके बाद जो दौर आता है वो फिर आया एक तरह से मीडिया लिटरेसी का। मीडिया लिटरेसी का मतलब कहीं हम मीडिया को कटघरे में खड़ा नहीं कर रहे हैं, मीडिया के विरोध में कोई आंदोलन नहीं चला रहे हैं, मीडिया के खिलाफ कोई नया इंस्टीट्यूशन खड़ा नहीं कर रहे हैं। मीडिया, हम अब तक क्या स्थिति थी, हम अखबार पढ़ते हैं, रेडियो सुनते हैं, देखते, मीडिया के प्रति एक श्रद्धा का भाव पैदा होता चला गया। जब हम लोकतंत्र के तीनों स्तंभों की आलोचना करते हैं तो मीडिया के प्रति वो श्रद्धा भाव, सवाल खड़े कीजिए, मतलब कि मीडिया पर जो कुछ संदेश प्रसारित हो रहे हैं, हमने ये पोटेंशियल हो कि हम उनका विश्लेषण कर सकें, उनको एनालाइज कर सकें। संदेश कहां से आया, कौन से मीडिया हाउस ने दिया, उसके नियंत्रक कौन है, किस तरीके से दिया गया, उसके पीछे अंतर्निहित भाव क्या है। इसलिए जब स्कूल लेवल पर ये पाठ्यक्रम शुरू किए गए तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा परिवर्तन है।
बहुत सकारात्मक कदम है कि हम मीडिया पर दिए गए संदेशों को समझें। कोई मैसेज आया तुरंत लाइक कर दिया, तुरंत फॉरवर्ड कर दिया। हमको रिस्ट्रेन करना पड़ेगा, अपने आप को नियंत्रित करना पड़ेगा ये फॉरवर्ड और लाइक करने की जो आदत है, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सी सूचनाएं सही है, कौन सी सूचनाएं भ्रामक है, कौन सी सूचनाएं सामाजिक व्यवस्था को विकृत करने के उद्देश्य से जारी की गई है। क्योंकि तकनीक ने जहां सुविधाएं दी हैं, तकनीक ने चुनौतियां भी खड़ी की हैं। इसलिए ये मीडिया लिटरेसी मुझे लगता है कि एक बहुत आवश्यक है, जिसको हमें देखना पड़ेगा। इतना बड़ा एक विशाल सूचना तंत्र हमारे पास आ गया है। इस विशाल सूचना तंत्र में, और विशेषकर कोरोना में तो आपने देखा ही है, रोज आपको इलाज के नए नए तरीके सुझाए जाते रहे। वो तरीके फायदा पहुंचाएंगे, नुकसान पहुंचाएंगे, ये अपने आप में एक बड़ा प्रश्न था। तो इसलिए मीडिया लिटरेसी, मैं कुछ मित्रों को हमारे जानता हूं जो अलग अलग विश्वविद्यालयों में इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। डॉक्टर प्रदीप राय हमारे एक और मित्र हैं कुरुक्षेत्र में, लंबे समय तक टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ जुड़े रहे, और अब उन्होंने मीडिया लिटरेसी पर ही एक पूरी पुस्तक लिखी है। जहां तक मेरी जानकारी है, हिंदी भाषा में तो लगभग वो पहली एक इस तरह की पुस्तक है जो मीडिया लिटरेसी पर। अंग्रेजी में तो विदेशों में पिछले 40 साल से काम हो रहा है, हमारे देश में पिछले 10-15 सालों में इस पर ध्यान दिया गया है। तो जिन मित्रों की इस विषय में रुचि हो, तो वो इस दृष्टि से भी चीजों को संभाल सकते हैं, देख सकते हैं। एक और पक्ष की ओर ध्यान दिला के फिर प्रश्नोत्तर की बात करेंगे अपन। अगले 5-7 मिनट में मैं अपना वक्तव्य समाप्त करूंगा। एक और जो एरिया है, मतलब जो चाहे आप किसी भी एरिया में हैं, तो एक कई बार हम देखते हैं, और मेरी कल कटरे जैसी भी बात हो रही थी, कि आप अपना रिसर्च जिस विषय में कर रहे हैं, तो मीडिया अपने आप एक बहुत बड़ा सोर्स है आपके लिए। मीडिया, मैं ये मानता हूं कि एक अपने समय का दस्तावेज भी है। आप उस समय की सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक व्यवस्था को समझने के लिए मीडिया को एक मुख्य आधार बना सकता है। तो जो भी आपका विषय का रिसर्च है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए, चाहे वो इतिहास से संबंधित हो, पुराने हो, या आज के लिए हो, मीडिया आपके लिए बहुत प्रमुख आधार। देखिए, पुस्तकें तैयार होती हैं, लिखते हैं, छपती है, मार्केट में आती है, लाइब्रेरी में आती है। इस प्रोसेस में 3, 4, 5, 6 महीने का समय लग जाता है। लेकिन मीडिया आपको रोज अपडेट करता है। कल सरकार ने हेल्थ के लिए पैकेज जारी किया, कितने करोड़ का, इधर कैबिनेट की मीटिंग खत्म हुई, तुरंत खबर आ गई, तुरंत अपडेट करता है मीडिया। इसलिए आपके लिए एक मूलभूत सोर्स का काम कर सकता है। लेकिन यहां मेरा आपसे 2-3 निवेदन है कि जब मीडिया को आप सोर्स का आधार बनाएं, तो यदि कोई जिक्र किया गया है किसी वेबसाइट का, तो आप बजाय उसको कोट करने के सीधे उस वेबसाइट के ऊपर जाएं। नेशनल क्राइम ब्यूरो के यदि डेटा देते हैं, जब आपने कहीं इस तरह का एक संदर्भ दिया है, कोरोना के बारे में आपने उन्होंने कुछ संदर्भ दिया है, WHO को कोट किया है, तो बेटर ये है, क्योंकि मीडिया ने जिस मीडिया ने, चाहे वो अखबार है, रेडियो है, टीवी है, जिसने उस चीज को लिया है, वो अपनी खबर की आवश्यकता के अनुरूप दिया है। जब आप ओरिजिनल वेबसाइट पर जाएंगे, तो आपको उससे जुड़े हुए बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। एक दौर था जब हम लोग शोध काम करते थे, तो हम लाइब्रेरीज में जाते थे। उसका अपना अलग आनंद था, उसका अपना अलग रोमांच था। वहां हजारों प्रिंटेड बुक्स के बीच में से हम किताबें ढूंढते थे। एक किताब देखी, 2 किताब देखी, और चूंकि मुझे डस्ट एलर्जी रही, तो मैं तो नाक पर वो लगा करके, अब तो खैर ऑटोमेटिक मास्क आ गया है, तो हमको अतिरिक्त लाभ मिल गया है, ताकि उस मिट्टी से की परेशानी नहीं हो। क्योंकि पुरानी किताबें देखनी पड़ती थी, पुराने अखबार देखने पड़ते थे, उनके प्रश्न पलटने पड़ते थे। तो जब आप, उस समय तो वो चैलेंज था। अब आपके पास एक क्लिक के ऊपर आपके सामने हजारों प्रश्न खुल जाते हैं। आप न जाने देश दुनिया की कितनी रिपोर्ट का एक्सेस घर में बैठ के कर सकते हैं, उसका अपना अलग रोमांच है। तो इस डिजिटल दुनिया ने आपके सोर्स तक पहुंचने का रास्ता बहुत सुलभ कर दिया है, लेकिन इसके साथ आपकी चुनौतियां बढ़ गई हैं। आपको उसमें से क्या आपके लिए उपयोगी है और अनुपयोगी है, इसको तय करना पड़ेगा। आपको यह भी देखना पड़ेगा कि वो वेबसाइट कितनी विश्वसनीय है। अभी कल परसों मेरी किसी से बात हो रही थी, किसी विद्यार्थी से, किसी आर्टिकल छपने के लिए। यूजीसी, केयर लिस्ट और स्कोपस, आपके साथ भी चुनौती आएगी।
हालांकि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में नियम बड़े विचित्र बना रखे हैं, केवल स्कोपस में ही छपेगा तो स्वीकार करेंगे। स्टेट यूनिवर्सिटीज में जहां तक जितनी मेरी जानकारी है, वहां वो ISSN नंबर और DRC से अप्रूव्ड जर्नल्स को अभी तक मान लेते हैं अपने यहाँ। मुझे पता नहीं जयपुर यूनिवर्सिटी का क्या नियम है, क्योंकि UGC केयर और स्कोपस की अपनी सीमाएं हैं। ज्यादातर वो अंग्रेजी के जर्नल जो आर्टिकल्स हैं वो तो सहज रूप से संभावना है। हिंदी आर्टिकल्स के साथ मुझे लगता है अभी बहुत चुनौती, विशेषकर मीडिया में। तो 18-18, 20-20 हजार और कई डॉलर्स देकर के स्कोपस में आर्टिकल छपाए और बाद में मालूम पड़ा वो क्लोन्ड जर्नल थे, अर्थात नकली जर्नल में छप गए। तो मित्रों, मेरा एक ये भी आपसे सुझाव है कि जब आप इस तरह की दुनिया में जाएं लेख छपाने के लिए और अपने सोर्सेस को तलाशने के लिए, तो इस बात का ध्यान रखें कि उसकी क्रेडिबिलिटी कितनी है। यह आपको एक्सपीरियंस से आएगा। पहले भी चुनौती हमारे साथ थी, किताब किस प्रकाशक से छपी है, स्टैंडर्ड की किताब है कि नहीं है, ये सब आपको अनुभव बताएगा। लेकिन आप सावधानी जरूर बरतें। बिना सावधानी के हो सकता है कि डेटा में गड़बड़ हो जाए, बिना सावधानी के हो सकता है गलत जगह आप अपने उस आलेख का प्रकाशन करा रहे। तो ओरिजिनल वेबसाइट्स को ढूंढें। इसी तरह समाचार पत्रों को जब आप देखते हैं तो एक होता है एडिटोरियल, उस अखबार की, मीडिया हाउस की। आप उस खबर को टीवी लगाइए, आप आज तक पे जाइए, रिपब्लिक भारत पे जाइए, NDTV पे जाइए, ABP न्यूज पे जाइए, इंडिया टीवी पे जाइए और चैनल्स पे जाइए। जब आप उसी खबर को देखेंगे तो उनके उस कंटेंट को और बातचीत को, एंकर के उस तेवर को देख के आप समझ जाएंगे कि इस चैनल का स्टैंड क्या है। ऐसे ही अखबार के संपादकीय को पढ़कर आपको आइडिया लग जाएगा कि उसका स्लांट किस तरह था। लेकिन रिसर्चर के रूप में तो आपको एक ऑब्जेक्टिव दृष्टि रखनी पड़ेगी। तो मीडिया आपको अपने ओपिनियन फॉर्म करने में, उस विषय से जुड़े हुए अलग अलग पक्षों पर आपके उस विचार मंथन में एक आधारभूत सामग्री दे सकता है। इस दृष्टि से यदि उसका उपयोग करेंगे तो अधिक प्रभावी होगा। जहां तक मेरे ख्याल आप सब इस बात से अवगत होंगे कि विकिपीडिया, इसके सोर्सेस को लेते समय आप बहुत सावधानी बरतें, क्योंकि वहां हर आदमी कहीं ना कहीं अपना इनपुट दे सकने के लिए स्वतंत्र है। और अक्सर इस तरह की जानकारी में एक डिस्क्लेमर भी होता है। डिस्क्लेमर मतलब वो क्लेम करते हैं कि इस जानकारी को आप अपने स्रोतों से कंफर्म कर लें, ये सही हो, इसमें हमारी गारंटी नहीं है। ऐसे अखबारों में होने लगा है। कई समाचार पत्र जो अपने संपादकीय पृष्ठ पर जब लेख छापते हैं तो उसमें लिख देते हैं कि ये लेखक के अपने निजी विचार हैं, इनसे संपादकीय सहमति होना आवश्यक नहीं है। तो जो प्रतिष्ठित लेखक हैं, प्रतिष्ठित से मतलब जो रेगुलर, जिनको आप देखते पढ़ते रहते हैं, उनके विचार, ऐसा नहीं है कि जो नया लेखक है उसमें कोई वैचारिक क्षमता नहीं है। जब आप पढ़ेंगे इन चीजों को तो अपने आप तय कर पाएंगे कि ये आलेख जिन्होंने लिखे हैं उनकी विश्वसनीयता, उनकी प्रामाणिकता किस सीमा तक हो सकती है। तो विचार विनिमय के क्षेत्र में उनकी महत्ता हो सकती है। इसी तरह से जर्नल्स की बहुत महत्ता है। जब आप काम करते हैं, क्योंकि अभी आप अपना मास्टर्स करके निकले हैं, तो जर्नल्स पर आपका एक्सेस होना बहुत जरूरी है। और नेशनल इंटरनेशनल जर्नल्स, लगभग देश की हर यूनिवर्सिटी को UGC ने आज इतनी फंडिंग कर दी है कि वो अपने ई-लाइब्रेरी एक्सेस कर सकते हैं। वहां पर आपको डिफरेंट जर्नल्स के सोर्स मिल जाएंगे। आप जिस डिसिप्लिन में भी हैं, जहां तक मीडिया की बात करूं मैं, मीडिया के बहुत सारे जर्नल्स का एक्सेस उस तरह से हो सकता है। अभी कई बार आपके व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया होगा, मेरे पास भी कई बार कई मित्रों ने भेजा है। तो ये नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी का एक कॉन्सेप्ट है जिसमें वो ये क्लेम करते हैं कि 6 करोड़ पुस्तकें उनमें हैं। तो ये सब देख के मुझे लगता है कि अब सोर्सेस तक रीच आपकी बहुत आसान है। अब उतना नहीं है कि आपको इतना ट्रैवल करना पड़ेगा। वेबसाइट्स पर आपको अखबार में मिल सकते हैं, डिजिटल एडिशंस भी मिल रहे हैं। ये अलग बात है कि पहले तो डिजिटल एडिशंस व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर हो रहे थे, लेकिन वो कोर्ट की रूलिंग के बाद अब वो फ्रीली शेयर नहीं हो रहे हैं। लेकिन टेलीग्राम जैसे जो ऐप हैं उन पर ये अखबार अभी भी अवेलेबल है। आप अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए उसको देख पढ़ सकते हैं, उसके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यदि आपको इस तरह की जानकारी मिल जाती है। तो सूचनाओं तक एक्सेस आपका आसान हो गया है, जर्नल तक आपकी रीच हो गई है। बिना सब्सक्रिप्शन दिए हुए भी आप अपने विश्वविद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं के माध्यम से उन ओरिजिनल सोर्सेज तक पहुंच सकते हैं। तो और UGC केयर लिस्ट में तो एक और बड़ी बात यह है कि उस जर्नल की अपनी वेबसाइट होनी चाहिए, और उस वेबसाइट पर आपको बहुत सारे जर्नल्स जो हैं वो भी अवेलेबल हो जाएंगे। जैसे मैं खुद अपनी बात करूं यदि, तो कम्युनिकेशन टुडे की वेबसाइट और पिछले 7 साल के सारे इश्यूज मैंने उस पर अपलोड कर रखे हैं।
ऐसे बहुत सारे जर्नल्स आपको मिलेंगे। तो आपका जो विषय है उसके अनुरूप आप वहां तक एक्सेस कर सकते हैं। इसी प्रकार जो हमारे डिफरेंट मीडिया हाउस हैं उनके अपने यूट्यूब चैनल्स हैं। जैसे मैं डीडी राजस्थान की बात करूं, डीडी राज हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स आज वहां अवेलेबल हैं। तो यूट्यूब पर जब इस तरह के एक्सपर्ट्स के व्यूज हैं, जब आप किसी विषय को उस पर डालेंगे गूगल पे, तो हो सकता है कि आपके पास उस फॉर एग्जाम्पल डोमेस्टिक वायलेंस आपने डाला तो उसमें बहुत सारे प्रोग्राम जो डिफरेंट चैनल्स पर आए थे, हो सकता है कि आपको उसमें देखने को मिल जाए। तो जब इन विषयों पर आप काम करें तो आपके पास वेरिड सोर्सेस कौन कौन से हैं, विभिन्न स्रोत क्या हैं, उन तक भी एक्सेस करने का एक लाभ मिल सकता है। तो जब आप अपनी शोध यात्रा को प्रारंभ करें, तब अपने उस वैचारिक परिपक्वता की ओर बढ़ने के लिए, अपने विचारों को पुष्ट प्रतिपुष्ट करने के लिए इस तरह के सोर्सेस का सहारा लें। और एक अंतिम बात कहते हुए, जब आप वेबसाइट का कोई रेफरेंस लें तो ये ध्यान रखें, अब जो दौर आ गया है उसमें वेबसाइट को जो आपने रेफरेंस दिया है, अक्सर हम जब वाइवा वगैरह लेते हैं तो उसमें सवाल करते हैं कि आपने ये वेबसाइट किस डेट को आपने रिट्रीव की है और कितनी बजे रिट्रीव की है। तो टाइम और ये जो अच्छी रिसर्च हो रही है उसमें ये भी जानकारी दी जाती है। तो जब आप अपनी शोध यात्रा शुरू करें तो उसमें क्योंकि कई बार वेबसाइट चेंज हो जाती है, हो सकता है कि वो रेफरेंस वहां से गायब हो जाए, इसलिए जरूरी है कि आप डेट और टाइम भी उसमें नोट करें ताकि आपकी शोध की जो प्रामाणिकता है वो बनी रहे। और इसके अलावा आपके लिए एक बहुत अच्छा सोर्स है शोध गंगा। यूजीसी की तरफ से ये मैंडेटरी है कि विभिन्न विश्वविद्यालयों में जो पीएचडी अप्रूव हो गई हैं उनको वो शोध गंगा पर अपलोड करें। ये अब अलग तरह की चुनौती है कि जो विश्वविद्यालय हैं वो पीएचडी वाइवा होने के कितने समय बाद उसकी सीडीज शोध गंगा के लिए यूजीसी की जो एजेंसी है, जहां तक मेरी जानकारी है शायद वो अहमदाबाद में ये काम होता था, मैं गया था लगभग 2 साल पहले, और वहां मैंने वो शोध गंगा जो व्यक्ति डील कर रहे थे उन्होंने बताया था कि किस तरह से वो अपलोड करते हैं और कैसे हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो आप उसमें सब्जेक्ट डालेंगे तो वो सारी जानकारी उसको मिल जाएगी। तो इस तरह के जो क्षेत्र में रिसर्च हो चुकी हैं उनको भी आप देख सकते हैं। तो आपका विषय निर्धारण में भी आपको इसमें काफी सहयोग मिल सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ आपने धैर्य से मेरी बात सुनी और बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत। अब आपके मन में कोई सवाल, कोई शंका, कोई जिज्ञासा, कोई टिप्पणी हो मेरे इस पूरे वक्तव्य पर तो वो आमंत्रित हैं। मैं अपनी क्षमता के अनुसार प्रयत्न करूंगा कि आपकी जिज्ञासाओं का समाधान कर सकूं। हाँ साहब, कोई सवाल, कोई जिज्ञासा, कोई टिप्पणी? है क्या हर्षवर्धन जी, है क्या इसमें कोई है क्या जो कोऑर्डिनेट कर रहे हो उनको? जिनको भी सवाल पूछना हो अपना माइक ऑन करें और सवाल पूछ सकते हैं। गुड आफ्टरनून सर। हाँ जी, गुड आफ्टरनून जी सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे आजकल हम लोग देखते हैं, आप अपना थोड़ा सा नाम और विषय भी बता दें तो मुझे अच्छा लगेगा। किस किस विषय से? अनुभव बोल रहे हैं शायद, है ना? जी सर, मेरा नाम अनुभव सिंह है, मैं भूगोल विषय से हूँ सर। हाँ जी। हाँ सर, मेरा सवाल ये था कि जैसे आजकल हम लोग देखते हैं कि कई एलिगेशंस लगते हैं न्यूज चैनल्स पर। तो अब जैसे कि मैंने अभी एक बार एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी, तो उसमें ये था कि मतलब अधिकतर चैनल किसी एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएटेड है, मतलब मोस्टली जो भी हैं टीवी मीडिया में। तो सर, अगर हमको कोई रिलायबल सोर्स बनाना है, किसी चीज की संपूर्ण जानकारी चाहिए, तो किसको माने, किसको आधार माने हम ऐसे समय पे जब एक आइडियल? हाँ, समझ गया आपकी बात। संपूर्ण जानकारी को एक चैनल से मिल जाए ये दावा तो कोई भी नहीं करेगा। ये सही है, चैनल ही नहीं, इवन न्यूज़पेपर भी आप देखेंगे उसका भी आपको मालूम पड़ेगा कि वो एक विशेष आइडियोलॉजी को लेकर के प्रकाशित हो रहे हैं। लेकिन इसमें हम लोग एक आदर्श स्थिति ये कहती है कि जो आपके समाचार के कॉलम है, जहां आप न्यूज दे रहे हैं, वहां आप किसी तरह का आग्रह पूर्वाग्रह न रखें। आप समाचार की बात, अब जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूं, कल सरकार ने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए इतने करोड़ रुपए का एक पैकेज जारी किया, या इकोनॉमी को ठीक करने के लिए कोई पैकेज जारी किया। अब जहां तक समाचार की बात है उसमें हम सिर्फ यही जानकारी दें कि सरकार ने ये अनाउंसमेंट किए हैं। अब आता है आपके एडिटोरियल कॉलम,
जो संपादकीय है, मैं मान के चलता हूं कि हमारे अधिकांश मित्र समझते होंगे संपादकीय का मतलब क्या है। जो अखबार का एडिट पेज है, ओपिनियन पेज है, उसमें एक कॉलम होता है जहां संपादक अपनी बात करते हैं, उसमें किसी का नाम नहीं होता है। जो ओपिनियन आर्टिकल है उसमें नाम होता है, और वो समाज के विभिन्न वर्गों के लोग, मान लीजिए इकोनॉमिक्स पे है तो जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स होंगे, इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर होंगे, इकोनॉमिक के सीनियर जर्नलिस्ट होंगे, वो लिखेंगे। तो आप जब रेगुलर पढ़ेंगे तो मालूम पड़ जाएगा। तो एडिटोरियल में उस समाचार पत्र का जो व्यू है वो सरकार के पक्ष में है तो उसी तरह से उसकी प्रशंसा करेंगे, उस कदम की सराहना करेंगे। जो विरोध में है वो उसको विरोध में लिखेंगे। अब आप शोधार्थी के रूप में दोनों पक्षों को देखें। आप किसी एक अखबार या एक चैनल पर डिपेंडेंट नहीं रहें। आप एनडीटीवी को देखिए, रवीश का प्राइम टाइम देखिए, हर घटना का उनका अपना एक अलग तरह का स्टैंड है। मैं ये नहीं कहता हूं कि रवीश पूरी तरह गलत है या पूरी तरह सही है। इसी तरह से और चैनल की बात करें, मैं एक ही चैनल का नाम क्यों लूंगा, सभी आप आज तक को देखिए, उसमें किस तरह की रिपोर्टिंग है उसकी। जो आप रिपब्लिक टीवी को देखिए, आप इंडिया टीवी को देखिए, रजत शर्मा को सुनिए, एबीपी न्यूज में जाइए। तो अब आप जब अलग अलग तरह के व्यूज मिलेंगे तो रिसर्चर के रूप में फिर आप उनसे जुड़े हुए जो और भी एक्सपर्ट्स हैं सब्जेक्ट के, उनसे डिस्कस कीजिए, अपनी ओपिनियन को फॉर्म कीजिए। डेमोक्रेसी में और रिसर्च में आपके लिए यही आवश्यक है कि आप डिफरेंट सोर्सेस से जो जानकारी मिली है, क्योंकि आपके पास वो थर्मामीटर नहीं है कि उसको लगा करके आप कह देंगे कि ये सही है ये गलत है। आप एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं। आपके पास जो अवेलेबल सोर्स हैं, जो अवेलेबल सामग्री है, उसके आधार पर आप विश्लेषण करके उसको सामने रख दीजिए और अपना जो भी मत है उसको डिफेंड कीजिए। ये थैंक यू सर। सर नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। मैं निखिल हूँ, जर्नलिज्म डिपार्टमेंट से ही। जी सर मैं ये जानना चाह रहा था कि अभी तक जो हम कोर्स वर्क भी हम लोगों ने अटेंड किया है, जैसी जो एक तरीका है रिसर्च करने का, एक जो सेट पैटर्न है जो हम पढ़ रहे हैं, जो सोशल साइंसेज में जो है, तो जर्नलिज्म ठीक है सोशल साइंस में आता है, लेकिन जो एक टिपिकल पैटर्न है हाइपोथेसिस, सैंपल, डिजाइनिंग और ब्ला ब्ला जो भी चीजें, क्या मतलब, क्योंकि जर्नलिज्म हम करते हैं, मैं जर्नलिस्ट भी हूँ, तो वहाँ हम अलग तरह का रिसर्च करते हैं, और जर्नलिस्टिक रिसर्च जो होगी वो डेफिनेट सी बात है एक अलग तरह की रिसर्च होगी। तो ये जो एक जो सेट पैटर्न है, क्या ये उस जर्नलिस्टिक रिसर्च को अफेक्ट नहीं करता जिस तरह से हम करना चाह रहे हैं, या इसके लिए कुछ अलग? देखिए जो रिसर्च है, जैसा मैंने आपसे कहा, मैंने शुरू में एक बात कही थी कि पत्रकारिता में अपना एक स्वतंत्र जो शोध की वो जो है वो अभी विकसित नहीं हो पाई, और बेसिकली हम लोग सोशल साइंस पे डिपेंडेंट है। देश के अलग अलग विश्वविद्यालयों में जर्नलिज्म अलग अलग डिसिप्लिन में है। आपके यहाँ जैसा आपने कहा कि सोशल साइंस फैकल्टी में है, हमारे विश्वविद्यालय में सोशल साइंस फैकल्टी में था। मैं देश के अनेक विश्वविद्यालय जानता हूँ जहाँ आर्ट फैकल्टी में है, कई जगह फैकल्टी ऑफ कम्युनिकेशन बन गई है, उसके अंडर में आ रहा है, कई जगह फैकल्टी ऑफ लिबरल आर्ट्स बन गई है, उसके अंडर में आ रहा है। तो अभी एक तरह से हालांकि एक सदी की यात्रा अपनी हो गई है मीडिया शिक्षा की, लेकिन ये डिसिप्लिन के रूप में अभी तक डेवलप नहीं हुआ है। एक तो ये चुनौती है। जहां तक पत्रकारिता की शोध और डिसिप्लिन की शोध, उसमें तो फर्क हमेशा रहेगा। ये वही फर्क है कि जब एक आर्टिकल आप किसी पुस्तक के लिए लिखते हैं और वही आर्टिकल आप अपने अखबार के लिए लिखते हैं, अखबार के रीडर जो है वो डिफरेंट होगा। जब एक जर्नल के लिए आर्टिकल लिखते हैं तो वहां आपको हाइपोथेसिस, शोध प्रविधि, रिसर्च मेथोडोलॉजी, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, ऑब्जेक्टिव्स, आपकी टेबल्स, कंक्लूजन, उस तरीके से बात करनी पड़ेगी। लेकिन अखबार में देना पड़ेगा। मैं तो कई बार ये कहता हूं कि जब अखबार में रिसर्च बेस्ड खबरें आप छापते हैं तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपने पाठक को ये बताएं कि रिसर्च कहाँ हुई, इस रिसर्च में कितना सैंपल लिया गया, ये रिसर्च क्या किसी पीयर रिव्यूड जर्नल में प्रकाशित हुई। यदि आप मेथोडोलॉजी नहीं बताएंगे तो बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होगा। जब आप ये कहते हैं, आपसे मतलब जब मीडिया ने ये कहना शुरू किया कि ये कोरोना वायरस हवा में है, तो पाठक के रूप में मुझे ये जानकारी मिलनी चाहिए कि जिस व्यक्ति ने ये रिसर्च की है, जिस एजेंसी ने ये रिसर्च की है, उन्होंने जो सैंपलिंग ली है वो कहाँ से ली है। क्या वो सैंपलिंग अस्पताल में से ली है,
या वो सैंपलिंग अस्पताल से 20 किलोमीटर दूर जो एक जहां कोरोना का प्रभाव नहीं है वहां भी लिया गया है, क्योंकि हॉस्पिटल में तो मिलेंगे ही मिलेंगे हवा में कोरोना वायरस, लेकिन क्या वो 20 किलोमीटर दूर भी हैं? वो ट्रेवल करके हवा के माध्यम से, आंधी के माध्यम से क्या वहां तक पहुंचे हैं? यदि आप ये जानकारी नहीं देंगे तो बहुत बड़ा भ्रम पैदा कर देंगे। फिर कितनी सैंपल साइज है ये तो बताना ही पड़ेगा आपको। आपने 100 व्यक्ति लिए, 200 व्यक्ति लिए, 500 व्यक्ति लिए, कौन से जर्नल में छपी है? लीसेंट को बार बार कोट किया जाता है, मेडिकल फील्ड का एक प्रतिष्ठित जर्नल है, उसमें यदि छपी है तो उसकी कहीं कोई क्रेडिबिलिटी मान के चलेंगे हम, है ना। करने वाली एजेंसी कौन सी है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने की है या किसी व्यक्ति विशेष ने की है? किसने उसको फंडिंग किया है? तो देखिए, अखबार की जो तकनीक है वो डिफरेंट होगी। वहां आप खबर के रूप में, आर्टिकल के रूप में दे रहे हैं। जब आप आर्टिकल दे रहे हैं तो आजकल तो जो दौर आ गया इलुस्ट्रेशन का, बाकायदा ग्राफ भी बनाते हैं, है ना। आप कौन से अखबार में है भाई देवे? निखिल जी, आप कौन से अखबार में कर रहे हैं काम? सर मैं फिलहाल मेरा खुद का अपना पोर्टल है, इससे पहले मैं भास्कर और पत्रिका दोनों के लिए काम करता हूँ। भास्कर पत्रिका में भी आप देखें, क्योंकि आप काम कर चुके हैं वहां, कई बार जो बता रहे हैं पिछले 1 महीने में कोरोना का ट्रेंड, बाकायदा ग्राफ बना रहे हैं, वो डेट वाइज दे रहे हैं, वो काम रिसर्च में भी कर रहे हो आप। तो बेसिक अप्रोच तो एक जैसी है, लेकिन उस मीडियम की प्रकृति के अनुरूप आपने उसमें परिवर्तन कर दिया, है ना। खबर के रूप में दे रहे हैं, रिसर्च के रूप में दे रहे हैं, वहां उसकी जैसी आवश्यकता है। और जब आप शोध ग्रंथ लिख रहे हैं उसकी अपनी एक प्रक्रिया है, उसको तो आपको परिपालना करनी पड़ेगी। हाइपोथेसिस बनानी है, रिसर्च मेथोडोलॉजी है, फिर उसका आप जब टेबल्स बनाएंगे, उसका एनालिसिस करेंगे, लास्ट में आप कंक्लूजन देंगे। तो 200-250 पेज में जब आप चीज को लिख रहे हैं तो नेचुरली आपको विस्तार देना होगा। और उस 250 पेज की रिसर्च को आप 250 शब्दों में, 500 शब्दों में, 1000 शब्दों में दे रहे हैं, परिवर्तन आएगा ही आएगा, इसलिए वो डिफरेंस तो रहेगा ही रहेगा। जी बिल्कुल सर। जैसे जब आप रिसर्च की आपको जानकारी होगी तो आप कवरेज भी अच्छी कर पाएंगे। इसीलिए मैंने कहा ना कि जर्नलिस्ट का, जब आप किसी भी एरिया में, चाहे आप साइंस में है, हेल्थ जर्नलिज्म में है, तो आपको वो रिसर्च के टूल्स की भी आइडिया होना चाहिए, तो आप प्रभावी ढंग से काम कर पाएंगे। कुछ कह रहे थे आप? सर मैं यही कह रहा था कि एज ए जर्नलिस्ट जब हमारे पास बहुत सारी थीसिसेस आती हैं, जब फाइनली रिसर्च हो जाता है और वो कुछ कंक्लूड करते हैं, तो वो इतना कुछ उसमें नहीं निकलता है कि जो आपको लगता हो कि सोसाइटी के लिए कुछ बहुत बड़ा चेंज ला सकता है, जबकि वो बहुत ही एक सेट पैटर्न के साथ, एक सिस्टम के साथ की गई रिसर्च होती है। और खैर जर्नलिज्म अलग तरह की चीज है, लेकिन वहां पे आप बहुत सारी चीजें खोज लेते हो जो सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में काम आती है। तो कहीं ना कहीं मेरा ये पूछना चाह रहा हूं मैं कि जो ठीक है, तरीका अलग है, तकनीक अलग है, लेकिन जो हमारे यहाँ जो रिसर्च को लेके जो एक पूरा एक जाल बनाया हुआ है सेट पैटर्न्स का, क्या जर्नलिस्टिक रिसर्च वहाँ वो प्रभावित करता है उसको, कि बजाय वो एक कंक्लूसिव उस पर पहुंचने के बजाय वो उसी में ही फंसा रह जाए और उसी पैटर्न से रिसर्च करने के चक्कर में वो बहुत कुछ खास कंक्लूजन निकाल नहीं पाता है? ये जर्नलिस्टिक रिसर्च जो है ना, अब जैसे इंडिया टुडे ने किया, वो भी रिसर्च ही एक तरह से। देश के बेस्ट या जो टॉप 10 इंस्टीट्यूशंस मीडिया के, और कितनी तरीके से वैल्यू एडेड कोर्स, ऐसे इंस्टीट्यूशंस जहां फीस कितनी ली जा रही है और बच्चों को कितना लाभ मिल रहा है, प्लेसमेंट के हिसाब से उनके अपने बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। अभी जो इंस्टीट्यूशंस उस लिस्ट में आए थे, वहां के कुछ मेरे जो शिक्षक साथी हैं उनसे मेरी बात हुई थी, उन्हीं की वो मेथोडोलॉजी को लेकर कि किस तरह से वो कर रहे हैं। क्योंकि ऐसे इंस्टीट्यूशंस भी हैं जो लो प्रोफाइल में हैं, लेकिन उसमें उन्होंने इस बार अपने नंबर बढ़ा लिए और उसमें एनालिस्ट हो गए। तो उन्होंने पूरे जो जितनी मेरी बात हुई उनका एक सेट पैटर्न है। उन्होंने एलुमनाई के भी फोन नंबर लिए, उनसे भी पूछा उन्होंने, जहां उनको जो क्वेश्चनर भर के दिया उसमें जहां उनको कंट्रडिक्शन लगा फिर उन्होंने पूछा। तो उन्होंने एक कवर स्टोरी बनाने के लिए कितनी व्यापक रिसर्च की है। फिर कई बार आप कवर स्टोरीज के लिए RTI भी लगाते हैं, वो भी रिसर्च का ही एरिया है ना। हमारे जैसे श्यामलाल यादव थे, उन्होंने इंडिया टुडे में जब तक वो रहे, मेरे ख्याल पता नहीं इस समय है कि नहीं है, उन्होंने कितनी सारी इस तरह की RTI लगा के रिसर्च की है। तो अखबार में काम करते समय, क्योंकि अखबार में आपका 2.5 साल का समय तो नहीं है ना कि आप 2.5 साल तक उस तरह की रिसर्च करते रहेंगे, एकेडमिक रिसर्च। वहां तो आपको महीने 15 दिन में वो जो समय आपको विषय दिया गया है उसके अनुरूप काम करेंगे। तो भले ही आप उस तरह की पूरी मेथोडोलॉजी, लेकिन बेसिक्स तो वो की वही होंगे ना।
आपको सैंपल भी लेना पड़ेगा, आपको क्वेश्चनर भी बनाना पड़ेगा, चाहे आप किसी एजेंसी को हायर करें उनको देना पड़ेगा। और जब खबर लिखते हैं आप, तो आपको ये बताना ही पड़ेगा। जब आप सोशल मीडिया के एडिक्शन की बात करते हैं तो अपने पाठक को बताना पड़ेगा कि आपने 100 विद्यार्थी लिए तो वो उदयपुर रीजन के थे, फिर आपने उन 100 में से कॉन्वेंट स्कूल के विद्यार्थी लिए या आपने रूरल बैकग्राउंड के विद्यार्थी लिए, उनकी अपब्रिंगिंग में ही फर्क पड़ता है ना, उनके सोशल मीडिया एक्सेस में फर्क पड़ेगा। जो रूरल एरिया का विद्यार्थी है बेचारे का आधा टाइम तो खेत में जाएगा। कल मैंने हमारे होम साइंस में एक स्टूडेंट को फोन किया, वो बेचारी शाम के समय खेत में काम कर रही है वहां पर। तो आप देखिए ना कि अलग अलग तरह की अप्रोच है। कॉन्वेंट वाले बच्चे की अलग तरह की आवश्यकताएं हैं, उसका अलग तरह का एक्सपोजर है। हम OTT प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं, उसका जो दर्शक है वो डिफरेंट टाइप का स्टूडेंट है। तो आपको जब रिसर्च करेंगे आप, तो उन सारे पैरामीटर्स को ध्यान में रख करके, चाहे अखबार में भी खबर लिख रहे हैं आप, तो बेसिक तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। तो आपकी जो रिसर्च की ट्रेनिंग यूनिवर्सिटी में हो रही है, मुझे लगता है कि वो ट्रेनिंग आपको अपने अखबार में हेल्प करेगी। वो जो टेक्निक है राइटिंग की वो डिफरेंट होगी। इसी चीज को आप जब टीवी पर लेकर के आएंगे तो अलग तरीके से होगा। पोर्टल पे आपके पास वो चैलेंज नहीं है स्पेस का, और वो वहां आप उसको और अधिक विस्तार से छोटी छोटी स्टोरीज के माध्यम से आप बात कर सकते हैं उसमें। वो बेसिक डिफरेंस तो रहेगा ही रहेगा। जहां तक आपने बात की कि साहब जो रिसर्च होके आती है यूनिवर्सिटीज में आपके पास, उसमें से निकलता कुछ नहीं है, ये तो फिर मुझे लगता है कि जो रिसर्चर है उसकी क्षमता पे निर्भर करता है। ये तो आपका चिंता बिल्कुल सहज है, सही है। कई बार होता है कि हम लोग जब वाइवा में जाते हैं, जब वो निष्कर्ष बताता है तो हम कहते हैं यार इस निष्कर्ष के लिए आपने 2 साल खराब किए, तो बिना पढ़े लिखे ही हम बता देते हैं कि साहब टेलीविजन प्रभावी माध्यम है। एग्जैक्टली यही मेरा पॉइंट था सर, बिल्कुल। ये तो चैलेंज, इसीलिए हर रिसर्च खबर नहीं बन पाती है। विश्वविद्यालय में आप कंपैरिजन कर लीजिए कि जितनी रिसर्च वहां रोज हो रही है, ऑन एन एवरेज मेरे ख्याल रोज एक PhD वाइवा होता होगा, लेकिन आप यहाँ केवल यही खबर छपती है कि इसको PhD मिली। उस रिसर्च के कंटेंट खबर के विषय कितने बनते हैं? नहीं बन पाता। साल में एक बार सर हम कोशिश करते हैं, अगर कोई बहुत कुछ कंक्लूसिव आया है तो उसको उस तरह से पब्लिश किया जाए। आप तो नई एजुकेशन पॉलिसी, मैं समझ गया, नई एजुकेशन पॉलिसी को पढ़ लीजिए आप, उसमें एक पूरा चैप्टर इस पर डिवोट किया गया है, और वो एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाने की बात कर रहे हैं। और उसमें उन्होंने इस बात पर स्ट्रेस दिया है कि ये जो फाउंडेशन है ये रिसर्च प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगा, और उसके बाद वो ये देखेगा कि ये रिसर्च कितनी इंडस्ट्री की उपयोगी है। मैं तो कई बार जब वाइवा लेता हूँ तो ये पूछता हूँ कि जो आपने रिसर्च की है ये इंडस्ट्री को कितना लाभ दे पाएगी, पॉलिसी मेकिंग में कितना लाभ पहुंचा पाएगी। बिल्कुल। क्या ये रिसर्च आपके अखबार को, आपके न्यूज पोर्टल को, अपनी पॉलिसीज को चेंज करने के लिए, जन रुचि के हिसाब से खबरों को ढालने के लिए, आर्टिकल्स को ढालने के लिए कोई लैंडमार्क बन सकती है? नहीं हो पाता, इसलिए खबर के विषय नहीं बन पाते हैं, है ना। वो ठीक है, एकेडमिक इंटरेस्ट के रह जाएंगे, या वो अपना आर्टिकल। साइंस में कितनी रिसर्च हो रही है एनवायरमेंट को लेकर, अभी ज्योग्राफी के अनुभव हमारे साथ थे, कितनी रिसर्च हो रही है ज्योग्राफी के अंदर भी एनवायरमेंट को लेकर के, कितनी खबरों के विषय बन पा रहे हैं। तो ये चुनौती तो रहेगी। ये रिसर्चर, रिसर्च डायरेक्टर, उसके बाद उपलब्ध संसाधन, क्योंकि आपको स्कॉलरशिप मिल रही है, कितनी स्कॉलरशिप मिल रही है, कितना आप काम कर सकते हैं, आपके पास इक्विपमेंट कितने हैं, नई तकनीक से कितना आप अवगत हैं, बहुत सारे फैक्टर्स इसमें काम करते हैं। तो उसमें जो अच्छा काम कर लेंगे, इसीलिए हिंदुस्तान की जो टोटल रिसर्च है आप देख लीजिए, उसमें हम लोग कितना पीछे हैं। अभी टोटल GDP का इन्वेस्टमेंट जो रिसर्च पर है वो कितना कम है हमारे देश में। नंबर ऑफ क्वांटिटी के हिसाब से बहुत आगे होंगे हम, लेकिन क्वालिटी के हिसाब से तो बहुत पीछे हैं अभी। बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ी चिंता है इस पूरे सिस्टम के साथ ही। जी सर, थैंक यू। और कोई? चलिए, मुझे लगता है कि कोई सवाल नहीं है, तो इस संवाद को यहाँ समाप्त किया जाए। कोई है क्या, कोई आपके जो उसको कोऑर्डिनेट कर रहे हो? नहीं है सर? कोई नहीं है सर। अच्छा, अभी तो कोई नहीं है, वो तो वाइंड अप आप है हर्षवर्धन जी? हाँ है, तो मैं उन्हीं को पूछ रहा था, हर्षवर्धन जी है क्या? सर एक्चुअली हर्षवर्धन सर अभी एक मीटिंग में गए हुए, तो आई एम हैंडलिंग ऑन बिहाफ ऑफ हिम। अच्छा, तो बताइए आप आगे क्या करना है। सवाल तो कोई बहुत ज्यादा नहीं आ रहे हैं, या तो आप वाइंड अप कर दें या जैसा कहें। वी कैन डेफिनेटली वाइंड अप द सेशन सर। है ना? सर एक क्वेश्चन था। हाँ हाँ बताइए विजय कुमार जी।
सर मैं जियोग्राफी से हूँ सर। जैसे प्रिंट मीडिया में कभी कभी क्या सर एथिकल नॉर्म्स को वो वायलेट करते हैं, तो उसकी शिकायत हम कहाँ कर सकते हैं सर? जैसे कोई प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, जी प्रेस सर, काउंसिल थैंक ऑफ यू। इंडिया है, वहां आप शिकायत कर सकते हैं। यदि अखबार में प्रकाशित होने वाला कोई भी आलेख बेसिकली उसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उससे जुड़ा हुआ है, जर्नलिस्टिक नॉर्म्स उससे जुड़ा हुआ है, तो उसके खिलाफ प्रेस काउंसिल में आप जा सकते हैं। और प्रेस काउंसिल बाकायदा उसको जुडिशियल कोर्ट्स की पावर है, वो सम्मन भेज सकती है, बुला सकती है, लेकिन उसको दंड देने का अधिकार नहीं है, केवल वो निंदा कर सकती है, चेतावनी दे सकती है। तो प्रेस काउंसिल एक तरह से मॉरल फोर्स के रूप में काम करती है। और दूसरा विकल्प है देश के न्यायालय, जहां आपको लगता है कि देश के कानूनों के खिलाफ उन्होंने कोई इस तरह की बात की है, वहां आप जा सकते हैं। विज्ञापनों के लिए एडवर्टाइजिंग काउंसिल ऑफ इंडिया है, टेलीविजन के लिए हमारे यहाँ एक अलग बना हुआ है, जो ब्रॉडकास्टिंग, जिसमें एनके सिंह बहुत लंबे समय से थे। तो इस तरह के हमारे कुछ एजेंसीज हैं जहां पर आप शिकायत कर सकते हैं। और अभी एनबीए ने कुछ पेनल्टी भी की है 2 चैनल्स को, कोरोना में उनकी रिपोर्टिंग को लेकर के 1 लाख रुपए की पेनल्टी की है, और उनको सार्वजनिक रूप से क्षमा याचना के लिए भी कहा गया है। लेकिन प्रेस काउंसिल के पास दंडात्मक शक्तियां अभी नहीं है। अच्छा, थैंक यू सर। थैंक यू। तो चलिए सर, फिर अपन इसको समाप्त करते हैं। कभी भी आपको अपनी शोध यात्रा में कहीं मेरी आवश्यकता महसूस हो तो आप स्वतंत्र हैं। कभी भी टेलीफोन पर, ईमेल से, आप गूगल पर संजीव बानावर टाइप करेंगे और सब डिटेल्स मिल जाएंगी। मेरी कम्युनिकेशन जो की वेबसाइट है वहाँ भी सारी डिटेल्स दी हुई हैं, और नहीं तो कटारिया जी से आप मेरा संपर्क सूत्र ले सकते हैं, और जहाँ भी ज़रूरत हो आपको आप बात कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. Thank you so much for the wonderful session, sir. थैंक यू।